हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी फॉर योर एग्जामिनेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही दमदार तरीके से कर रहे होंगे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सीए फाउंडेशन का बेटा सितंबर 2024 का जो आईसेक हमारा पेपर था, पेपर नंबर 1 ऑफ अकाउंटिंग, उसको मैं पूरे का पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ऑब्वियसली आप लोगों के लिए क्या होता है, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स को क्वेश्चंस को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता चलता है पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आए थे, तो आपको कॉन्फिडेंस देता है हमेशा जब भी आप अपने आगे के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को बेटा प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में, कमेंट के अंदर पिन किया होगा, जिसके अंदर बेटा सारी की सारी जो है आपकी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की 4 मैराथन वीडियोज है और उसके अंदर में 100% सिलेबस कवर्ड है, जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इससे जो पहले का पेपर था जून 24 एनएम का, वो भी उसी प्लेलिस्ट में है। साथ के साथ जो भी आरटीपी की वीडियोस है वो भी सारी आप लोगों को उसी एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, जिससे आप अपने पास में उन्हें यूज कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन इन अ सिंगल प्लेलिस्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा पेपर के अंदर में हमारे पास क्या होता है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है एज ऑलवेज, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स प्लस कुछ छोटे छोटे आपके 2 क्वेश्चन और होते हैं और बाकी आपके पास ओवरऑल पेपर में चॉइस होती है। तो आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन है जैसे, तो पहला कंपलसरी और बाकी 5 में से हमें कोई 4 करने होते हैं। अब यहां पर में जो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज ऑलवेज द ट्रू फॉल्स का जो रहता है, 6 ट्रू फॉल्स 2-2 नंबर के, ठीक है ना। और हमें रीजन देना होता है, तो स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सही है कि गलत है। तो पहला क्या बोल रहा है, पहला कहता है नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो क्या नॉमिनल अकाउंट्स को अंत में बैलेंस करते हैं? नहीं नहीं सर, ये तो गलत बात होगी। अरे नॉमिनल अकाउंट्स तो कहां जाके खत्म हो जाते हैं, ट्रेडिंग और पीएल में। जो रियल और पर्सनल होते हैं वो आपके पास में एक तरीके से बैलेंस करके हम बैलेंस शीट में डालते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स तो कहां चले जाते हैं, आपके ट्रेडिंग पीएल में जाके खत्म हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स। तो स्टेटमेंट क्या बेटा, आंसर आपका सर क्वेश्चन के बाद है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। नॉमिनल अकाउंट्स को हम बैलेंस नहीं करते हैं, वो कहां चले जाते हैं बेटा, एट द एंड आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग ऑब्लिक पीएल अकाउंट। देखो सिंपल, आपको टू द पॉइंट लिखना है, कोई कहानी नहीं। बच्चों को लगता है पता नहीं 2-2 नंबर के हैं तो पता नहीं कितना लंबा लिखना है, टू द पॉइंट लिखेंगे आपको हमेशा आपके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। देन अगला क्या कहता है, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा हम एक टॉपिक करते हैं कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला, तो उसके अंदर हम बात करते हैं सेकंड हैंड मशीनरी अगर खरीद रहे हो तो ओवरऑल मतलब जो मेजर उसका रिपेयर मेंटेनेंस, अब जब तक वो रेट यूज नहीं हो रहा, सेकंड हैंड एसेट खरीद रहे हो तो आपको जो इनिशियली रिपेयर का खर्चा करोगे वो उसी कॉस्ट में ऐड होगा ना, क्योंकि उसके बिना तो मैं अपने पास चलाने लायक स्थिति में नहीं लेके आऊंगा। तो वो चीज जो है वो कैपिटल खर्चा है। कैपिटल खर्चे का मतलब क्या होता है, वो उसी के कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। रेवेन्यू होता है वो पीएनएल में चला जाएगा। तो ये सेकंड हैंड मशीनरी का ओवरऑल खर्चा है, तो कहां चला जाएगा बेटा, ये कैपिटल खर्चा है, तो ये उसी कॉस्ट में ऐड होगा। तो स्टेटमेंट अगेन क्या होगी, फॉल्स होगी। स्टेटमेंट अगेन क्या होगी, फॉल्स होगी। दे आर इंकर टू पुट सेकंड हैंड मशीनरी इन अ वर्किंग कंडीशन, ताकि उससे एडवांटेज आ सके, तो ये कैपिटलाइज किया जाएगा। कैपिटलाइज करने का मतलब हो गया कि सो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या है बेटा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। देन अगला है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रियलाइज्ड वैल्यू इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो बिल्कुल सही बात है, इन्वेंट्री का चैप्टर करते हैं, वहां बात करते हैं कि नियम क्या है, कॉस्ट और एनआरवी नेट विच एवर इज लोअर। क्यों कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का नुकसान की उम्मीद लग रही है, अपेक्षा है, तो नुकसान प्रोवाइड फॉर कर दो। हाँ फायदे की उम्मीद है, फायदा मत रिकॉर्ड करो जब तक नहीं होगा। तो अगर हमारी एनआरवी कम है, बेच के जो पैसे मिलेंगे कम मिलेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, एनआरवी पे दिखाओ, जिससे क्या होगा, अगर मान लो कॉस्ट 100 है और एनआरवी 90 है, तो हम 90 पे दिखाएंगे और 10 का लॉस इमीडिएटली अभी रिकॉर्ड कर लेंगे ना, ऑटोमेटिकली हो गया। हाँ अगर एनआरवी ज्यादा है तो हम 100 पे दिखाएंगे, तो फायदा नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक इन्वेंट्री बिकेगी नहीं। तो ये कंजर्वेटिज्म ही होता है, आपके पास में प्रूडेंस की बात होती है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ट्रू है ये बात। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि वन शैल नॉट अकाउंट फॉर एंटीसिपेटेड प्रॉफिट बट शैल प्रोवाइड फॉर ऑल दी प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। तो लोअर पे दिखाना इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। आपको पता है ट्रू के अंदर तो स्टेटमेंट मोरलेस आपके पास उसी को लिख देना होता है, एक आधी लाइन और ऐड करके उसी स्टेटमेंट को लिखना। वो सही स्टेटमेंट अभी उसमें क्या बताना, वो तो सही है, तो उसी स्टेटमेंट को लिखा हुआ है, ठीक है ना। देन अगला है अ प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल टू द बियरर। सो स्टार्टिंग में सीखते हैं जब हम अपने पास में बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट का चैप्टर करते हैं, तो वहां स्टार्टिंग में डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आता है, फीचर्स आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के। तो एक बात करते हैं बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज तो कैन बी मेड पेबल टू द बियरर। बियरर का मतलब है जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट पड़ा है उसको पेबल होगा। पर प्रोमिसरी नोट में ऐसा नहीं होता, इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। ऐसा नहीं कि जिसके पास पड़ा है उसको आपके पास अमाउंट पेबल होगा। तो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी।
तो प्रोमिसरी नोट शुड नॉट बी मेड पेबल टू द बेरर। पेई जो होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, मतलब जिसका नाम लिखा है अल्टीमेटली जो है आपके पास व्यक्ति जिसका नाम लिखा है पेई वो सर्टेन होना चाहिए, उसी को मिलेंगे जो पैसे। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पड़ा है उसको अमाउंट देना हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला है द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। गलत बात होगी। एक्रूअल का मतलब होता है चाहे आपने खर्चा हो गया, सैलरी भाई 12 महीने की आपने पे 10 की करी, आप खर्चा तो 12 का डालोगे ना, वो तो इनकम एक्सपेंडिचर में। रिसीट पेमेंट में क्या होगा, तो रिसीट पेमेंट तो कितने पैसे आए कितने पैसे गए, ये तो कैश बुक का दूसरा नाम है एक प्रकार से, कंबाइंड कैश बुक होगी ना एक प्रकार से। तो यहां तो जितना पैसा है जितना क्या वो है। अब अगर सैलरी मैंने 10 महीने की पे करी है तो 10 की ही डालूंगा ना यहाँ, तो वो तो कैश बेसिस हो गया। जो रिसीट पेमेंट है वो तो कैश बेसिस एक तरीके से है, तो ये गलत हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर होता तो वो बात सही होती, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो गया। It depicts the cash system of accounting rather than the accrual system, as the cash receipts and payment pertaining to any year are entered in the receipts and payment account. Principle of accrual इसमें फॉलो नहीं होता है, तो इसमें जितना पैसा आए जितना पैसा गया वो डलता है, एक्रूअल के हिसाब से आपके पास ये नहीं बनता है, ठीक है ना। देन अगला है लीगल हेयर्स ऑफ अ डिजीज पार्टनर आर इंटाइटल टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली। तो बेटा हम पार्टनरशिप में करते हैं डेथ का, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या उसकी लीगल हेयर्स को सिर्फ जो कैपिटल में बैलेंस है वही मिलता है? नहीं सर, पूरा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, आपके जो बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस दिख रहे होते हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे, उसके हिस्से गुडविल का हिस्सा मिलेगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आ रहा है उसकी हिस्सेदारी आ रही है, तो सारी चीजें करके ही तो भेजते हो। हाँ हाँ हाँ, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी ना, क्योंकि आपका सारी चीजें आती है। इवन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर होगी तो उसकी हिस्सेदारी भी आएगी, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। दे आर इंटाइटल टू ऑल द ड्यूज ऑफ द डिजीज पार्टनर। एंड यू वांट टू राइट तो आप लिख सकते हैं कि लाइक आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, गुडविल का शेयर है, रिजर्व्स में आपके पास आ रहा है, वो सारी चीजें आपके पास आती है, ठीक है ना। तो इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ कैपिटल दिया जा रहा है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला आपके पास एक जनरल क्वेश्चन जो हमारा बिल्कुल बेसिक्स वाले चैप्टर से आता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से, डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। तो जनरल है बेटा, कोई भी डिफरेंस बिटवीन आता है ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता टेबुलर फॉर्म में विजा विज करके दो। हाँ, अगर आपके जैसे हम क्वेश्चन जब करते हैं, हम बुक में भी जैसे जो आप लोगों को नोट्स में दिया हुआ वैसे ऐसे ही दिया हुआ है। कई ऐसे आते हैं जो आपस में डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, तो आप उनको इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले एक को एक्सप्लेन कर दिया फिर दूसरे को कर दिया। विजा विज कर सकते हो तो वो भी कर दीजिए। 4 नंबर का है तो 4 आपके पास बहुत है पॉइंट्स। हाउएवर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने 6 लिखे, बट हाउएवर यू कैन राइट एनी 4, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बुक कीपिंग क्या होता है, प्रोसेस जो मेनली कंसर्न किससे बेटा, रिकॉर्डिंग से। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक तरीके से आपके क्या बन रहे हैं, जर्नल एंट्री हो रही है, लेजर वगैरह बन रहे हैं, वो चीज हो रही है। ये किससे, समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपके फाइनल अकाउंट्स वगैरह वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है ना। अकाउंटिंग आपके पास वो हो गया, तो अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग। ये बेस है, क्योंकि इसके बिना ऑब्वियसली नहीं होगा, ये बेस है, स्टार्टिंग इससे होगी भाई, जर्नल से, लेजर से। हाँ, ये लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है, क्योंकि इसी से बाद में आपके पास में सारी चीजें आती है, कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन सारा इसी में आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली इसमें नहीं बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी में आपके पास बनती है जो बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब आपका ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास इसमें आती है। देन मैनेजरियल डिसीजन ऑब्वियसली इससे आप नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ पता थोड़ा ना चल पा रहा है, कोई देयर इज नो आउटकम। हम ये नहीं बता सकते बुक कीपिंग से कि सिर्फ आपके पास जर्नल एंट्री, लेजर वगैरह से कि हम अपने पास में क्या है कि कितना प्रॉफिट कमाया, कितना आपका एसेट लायबिलिटीज है, वो नहीं पता कर सकते ना, तो कोई डिसीजन नहीं होता। यहाँ पे मैनेजमेंट इससे डिसीजन लेती है। इसकी कोई सब फील्ड नहीं होती है, इसकी बहुत सारी सब फील्ड्स होती है, हम अलग अलग सीखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ठीक है ना, वो सारी आपके पास आती है, 4-5 सब फील्ड्स। फाइनेंशियल पोजीशन ऑब्वियसली इससे असर्टेन नहीं हो सकती है, इससे फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करी जा सकती है। वो एक ही बात है, मैनेजरियल डिसीजन लेना, फाइनेंशियल पोजीशन, सेम एक ही चीज आगे, ठीक है ना। तो एनी 4 पॉइंट्स यू कैन ऑब्वियसली राइट टू गेट फुल 4 मार्क्स, ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करके आपने क्या गलतियों को ठीक करना है। तो यहां पर मैं देखते हैं बेटा क्या क्या गलतियों की बात हो रही है। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹500 रिटर्न बाय मिस्टर ए वर एंटर्ड इन द सेल्स जे बुक। तो कहते हैं गुड्स जो थे 500 रुपए के ए ने वापस करे, अब वो रिटर्न करे और हमने एंट्री कहां डाल दी, उसे सेल बुक में डाल दी, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। तो बेटा सही मायने में होना क्या चाहिए था, जब कोई व्यक्ति बेसिकली गुड्स वापस करता है, रिटर्न करता है, तो हम जब बेचते हैं तो एंट्री होती है डेटर टू सेल, वापसी होती है तो एंट्री होती है सही मायने में सेल रिटर्न टू डेटर। आपके पास ये होना चाहिए था, पर गलती से क्या हो गया, उसने वो सेल बुक में डाल दिया। अब सेल बुक में डालने की वजह से
सेल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। हाँ, आइडियली डेटर अकाउंट भी डेबिट हो जाता, पर उसने मुझे लिख दिया कि वहां से आपके पास क्रेडिट ही किया, तो पार्टी का अकाउंट सही किया है, क्रेडिट, पार्टी का अकाउंट सही क्रेडिट हुआ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये लाइन ना लिखता तो मैं ये बोलता कि डेटर टू सेल एंट्री डल गई, क्योंकि गलत सब्सिडरी बुक में चला गया तो आगे पार्टी का अकाउंट भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, सेल रिटर्न टू डेटर आपके पास एक तरीके से बात हो रही थी, सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ये बिल्कुल सही हुआ है आपके पास में, ये सही हुआ है, क्योंकि हमने पार्टी को तो क्रेडिट ही किया। तो अल्टीमेटली क्या है, सेल रिटर्न को जो डेबिट करना है उसे डेबिट करो, सेल को गलती से क्रेडिट कर दिया भाई उसे भी डेबिट करो, और टू सस्पेंस आ जाएगा, टू सस्पेंस आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पार्टी का अकाउंट सही है। तो क्या हो गया, सेल अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि उसे गलती से क्रेडिट हो गया, सेल बुक में डलेंगे थे। सेल रिटर्न डेबिट होगा क्योंकि उसे तो करना ही था, टू सस्पेंस हो गया आपके पास 1000 से। टू डेटर तब होता अगर वो ये बात ना लिखता, अगर वो बात ना लिखता मेरे प्यारे बच्चों कि पार्टी को आपने सही क्रेडिट ही किया, तो फिर मैं टू कस्टमर अकाउंट टू डेटर अकाउंट ही करता, ठीक है ना। अगला आपके पास क्या आ रहा है, अगला आपके पास बेटा आ रहा है यहां पर मैं पॉइंट में, सेकंड पॉइंट है, 250 एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर आर हु रिटर्न द गुड्स। तो बेटा 250 एंटर किया सेल रिटर्न बुक में, तो वही हमारे पास अभी सेल रिटर्न की बात आ रही थी, वो हमने डेबिट कर दिया उसको। ओहो, हमने तो बेटा अभी तो एंट्री सीखी, एंट्री होती है सेल रिटर्न टू डेटर, डेटर को क्रेडिट करना था, डेटर को गलती से डेबिट कर दिया, तो जो डेटर अकाउंट है सही क्या करना था आपने, 250 से उसे क्रेडिट करना था, आपने उसको क्या कर दिया 250 से डेबिट कर दिया। तो क्या करेंगे, जब 250 से गलत डेबिट किया उसे भी क्रेडिट करो, और जो करना था वो भी तो डबल से हो गया, डबल से क्रेडिट करना पड़ेगा, डबल से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस टू मिस्टर आर, डबल से, डबल क्यों हो गया भाई, 250 से जो करना है वो तो है ही, और जो 250 से गलत डेबिट कर दिया उसे भी रिवर्स करूंगा ना, और कहीं पार्टी के सेल रिटर्न अकाउंट की तो कुछ ही बात, पार्टी की बात करी तो इसलिए सस्पेंस यूज हो गया, सिंगल साइडेड एरर है। फिर सेल ऑफ ₹700 मेड टू मिस्टर क्यू was correctly entered in the sale day book but wrongly posted to the debit of Mr. SS 70 पे। थोड़ा ध्यान से, पार्टी भी गलत है, अमाउंट भी गलत है। कह रहा सेल करी थी 700 रुपए की क्यू को, सेल डे बुक में सही गई तो वहां से सेल अकाउंट में सही गया, पर जब पोस्टिंग करने के पार्टी अकाउंट में तो क्यू की जगह एस को लिख दिया, तो सही क्या था, क्यू को डेबिट करना था 700 से, गलती क्या कर दी, एस को डेबिट कर दिया 70 से। ओहो, ओहो, तो क्यू को डेबिट करो 700 से, एस को जो गलती से कर दिया उसे क्रेडिट करो, पर 70 से ही करोगे, और बाकी सस्पेंस हो गया, बाकी सस्पेंस हो गया। तो आपके पास क्यू को डेबिट करो 700 से, एस को जो गलती से डेबिट किया उसे क्रेडिट करो 70 से, और बाकी टू सस्पेंस 630 आ गया, बाकी टू सस्पेंस 630 आ गया, ठीक है ना। और फिर फोर्थ एक और है यहाँ पे, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर सितंबर अमाउंटिंग टू 350 वाज नॉट पोस्टेड। तो बेटा जब भी टोटल आ रहा है ना, तो टोटल किस में उठ के जाता है, उस रिस्पेक्टिव अकाउंट में, जैसे सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट में जाएगा ना, इंडिविजुअल एंट्री की बात नहीं कर रहा, तो टोटल डिस्काउंट अलाउड कॉलम का अकाउंट क्या जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, वो गया ही नहीं, डालना भूल गए, तो इफेक्टिवली गलती सिर्फ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हो रही है। ये मत सोचना कि कस्टमर में हुई, कस्टमर में हम तब बोलते हैं जब वो एंट्री डालना भूल गया, तो हम बोलते बेसिकली उस कि आपके पास किताब में भी गलती होगी, सब्सिडरी बुक में भी, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्टी के अकाउंट में भी, टोटल बोल रहा था वो टोटल उठ के तो उस किताब का कहाँ जाता है, उसके लेजर अकाउंट में इंडिविजुअली। तो अब यहाँ पर में क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस हो जाएगा, क्योंकि उसे डेबिट करना होता है, वो हमने करा ही नहीं, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट टू सस्पेंस बोल दो या डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस बोल दो, 350 से आ जाएगा, ठीक है जी, यस सर। देन बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, ये कंपल्सरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा, अगला कहता है, फर्स्ट पार्ट है, द कैश बुक ऑफ हरी showed a debit balance of 136,800 on 31st December 23 which was in disagreement with the balance as per the passbook। तो आपका बीआरएस का क्वेश्चन आ गया, कैश बुक का बैलेंस दे रहे, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल है, पॉजिटिव है, और फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस। अब नीचे आपको पॉइंट्स दे रखे 8 तक, और फिर कह रहे हैं बीआरएस बना दीजिए 31 दिसंबर को और असर्टेन द बैलेंस एज पर पासबुक। वैसे देखिए आपके पास नॉर्मल बीआरएस ही बनेगी,
इंस्टीट्यूट ने नॉर्मल बीआरएस बनाई है, और इंस्टीट्यूट ने एक ऑल्टरनेटिव भी दिया कि अगर आपने एडजस्टेड कैश बुक करके बनाना है वो भी कर सकते हो। वैसे वो हम जनरली तब बोलते हैं जब क्वेश्चन स्पेशली बोलता है या ईयर एंड है तो आप कर सकते हो, हम जनरली ये बोलते हैं जब क्वेश्चन बोलेगा तब, ठीक है ना। हमारे इंस्टीट्यूट क्या करता है, जब भी कैश बुक का बैलेंस है इंस्टीट्यूट कह रहा है आप करना चाहो तो कर सकते हो उस वाली प्रोसेस, कोई गलत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हम नंबर काटेंगे। तो इंस्टीट्यूट अगर देखोगे तो दोनों ऑप्शन दे रहा है, ये नॉर्मल बीआरएस भी है जो मैं डिस्कस करूंगा, और उन्होंने ऑल्टरनेटिवली भी बोला है कि अगर बच्चा एडजस्टेड कैश बुक वाले से करना चाहता है कि जो गलतियां हमने करी उसको यहाँ पे डाल के और फिर बीआरएस में सिर्फ बची हुई चीजें डालना चाहते हैं जो टाइमिंग डिफरेंस और गलती पे बैंक है, तो वो कर लो। हम अपने पास क्या नहीं बोल रहा, हम नॉर्मल बीआरएस वाली से प्रोसेस से कर रहे हैं बेटा, विच इज आपको यू विल गेट योर फुल मार्क्स। तो दोनों ऑप्शन सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नाउ डिविडेंड ऑफ रुपीस, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बेटा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस 136,800, तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया 136,800, ठीक है ना, नॉर्मल है। अब डिविडेंड 18,000 का वर डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ विच हरी हैड नो इन्फॉर्मेशन। तो बेटा बैंक के अंदर में कैश बुक पासबुक, कैश बुक और पासबुक, डिविडेंड आपके पास बैंक में डिपॉजिट हुआ तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कैश बुक में एंट्री इसलिए नहीं, पता ही नहीं था हमारे को कि डिविडेंड के पैसे आपके साथ आए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पासबुक बढ़ गई, तो कैश बुक को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऐड में आ जाएगा जो डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक है नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 18,000, ठीक है ना, वो ऐड में आ रहा है आपके पास। फिर चेक वॉज इश्यूड टू सुरेश ऑफ 14,780 ऑन 18 दिसंबर विच वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 14,870। तो कितने का डिफरेंस है बेटा, और देखना कम है कि ज्यादा है। तो कैश बुक में 90 ज्यादा है और हमने इशू किया, इशू का मतलब हमने किसी को दिया है, तो कैश बुक में हमने 90 रुपए ज्यादा की पेमेंट दिखा दी, कैश बुक में हमने 90 रुपए ज्यादा की पेमेंट दिखा दी, तो उससे कैश बुक कम हो गई। पेमेंट ज्यादा दिखाओगे तो बैलेंस कम हो जाएगा ना, बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक से थोड़ा ना, तो आपका कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ जाएगा। तो चेक रिकॉर्डेड विद द रॉन्ग अमाउंट इन द कैश बुक 90 रुपीज, ये आपका ऐड हो गया, ठीक है ना, क्योंकि कैश बुक में पेमेंट ज्यादा डाली है। इशूड है, रिसीव्ड की बात नहीं हो रही थी, इशूड, इशूड मतलब हमने किसी को दिया, उससे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया ज्यादा पेमेंट दिखाने से। फिर चेक टोटलिंग रुपीज 55,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 30 दिसंबर विच वर नॉट क्लियर अंटिल 31 ऑफ दिसंबर। तो ये क्या हो गया, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, इससे क्या हो गया, कैश बुक ज्यादा दिख रही है पर बैंक में तो क्रेडिट ही नहीं हुआ अब तक क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुए, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे 55,000। नॉर्मल बेसिक जो हमेशा देखने को मिलते हैं, ये लेस वाले में है, आपको देखोगे तो टैक्स डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 55,000, ठीक है जी। फिर मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ 14,160 was paid as per the standing instructions of Hari which was not recorded in the cash book। तो कहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम गया है जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस क्या हो गया आपके पास में, पासबुक का बैलेंस आपका कम हो गया, पासबुक का बैलेंस आपका कम हो गया, और हमने एंट्री डाली नहीं, तो अगर आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, पासबुक कम है तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 14,160 आपका था मेडिक्लेम प्रीमियम नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, 14,160 माइनस वाले में आ रहा है, ठीक है। फिर goods amounting to 160 were sold to Ajay in November 23. He deposited check on 15 December after deducting 4% cash discount. This entry was missed while preparing cash book. तो बेटा उसने कितने रुपए डिपॉजिट करे, 160 माइनस 4%, तो 4% कितना हो गया 6,400, तो 153,600, तो इतने रुपीस डिपॉजिट करे हैं अकाउंट में, क्योंकि माइनस करके दिया ना उसने जो पैसा अकाउंट में डाला, अब उसने इतने रुपए डिपॉजिट कराए तो इससे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो हम कैश बुक का कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो पासबुक का ज्यादा हो गया, हमने एंट्री डाली नहीं, हमने मिस होगी तो बढ़ा देंगे, तो ऐड में आ जाएगा चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 153,600, ठीक है ना। फिर बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेकबुक 150 was skipped while preparing the कैश बुक। तो बैंक चार्जेस करने की वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो गया, हमने एंट्री डाली नहीं कैश बुक में, तो कैश बुक का भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो 150 माइनस हो जाएगा, ये माइनस में आ रहा है। देन Hari received a UPI of 1,000 on 29 December for sale of scrap which was not entered in cash book। तो पैसे मिले हैं अकाउंट में, सीधा अकाउंट में पैसे आए हैं यूपीआई के थ्रू, ठीक है ना, डिजिटल इंडिया। तो आपके पास में क्या बेटा 1,000 रुपीज आया, तो उसे पासबुक का बैलेंस क्या आ गया, बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो कैश बुक का भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो 1,000 आपके पास में ऐड कर दिया जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऐड हो गया।
फिर चेक अमाउंटिंग टू 180 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ बट चेक ऑफ 144 वर ओनली प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द मंथ फॉर पेमेंट। तो कितने का फर्क आ गया बेटा? 180 इशू करे पर प्रेजेंट तो 144 ही हुए, तो 36,000 के ऐसे चेक है जो इशू तो कर दिए पर प्रेजेंट नहीं हुए, तो जिससे कैशबुक का बैलेंस 36,000 के एक्सटेंड से कम दिख रहा है। भाई हमने तो इशू कर दिया, बैंक से प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो 36,000 से कैशबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 36,000 चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड 36,000। बेटा आपको इसमें मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, आपने लाइन बाय लाइन चलना है, जो ऐड हो रहा है ऐड, माइनस हो रहा है माइनस, सीक्वेंस में चलते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आपने ये इकट्ठे सारे ऐड इकट्ठे माइनस, ऐसे कोई कंपल्शन की बात नहीं है। हाँ प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा लगता है, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप अपने पास सिंपल एक एक आइटम का प्लस माइनस करके लिखते जाते हैं। तो ये सारे ऐड होके आ गया, ये माइनस हो गया, तो फाइनली आ गया बैलेंस एज पर दी पासबुक, क्योंकि फेवरेबल है प्लस है, तो दिस इज क्रेडिट बैलेंस, और फेवरेबल बैलेंस हम बोलते थे एज पर दी पासबुक। ठीक है ना? तो विद दिस आपके पास ये वाला क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। अगला देखते हैं बेटा जो क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हैरी ने ड्रॉ करा बिल सेजल पे 60,000 का 1 जनवरी को फॉर 3 मंथ्स। तो ये बिल ड्रॉ की बात हो रही है, आगे डिस्काउंटेड वगैरह, तो एक बार देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। पूरी कहानी सुना रहा है, अभी पढ़ेंगे। कह रहा है जर्नल एंट्रीज डालनी है इन द बुक्स ऑफ सेजल। अच्छा, सेजल की बुक्स में एंट्री डालनी है, तो सेजल के एंगल से देखना है। और लेजर अकाउंट भी बना देना हैरी का। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। तो बेटा आपको सेजल के एंगल से देखना है। आई थिंक जो क्वेश्चन लग रहा है मुझे म्यूचुअल अकोमोडेशन का लग रहा है, तो इसमें जब हम सीखते हैं तो एक टेबल्स भी बना लेते हैं हम अपने पास। सीखते दोनों ही किताबें, मांगने में किसी एक की मांग लेते हैं तो आपको उसकी देखनी पड़ती है। मैं चाहे दूसरे की हैरी की बताता जाऊंगा, हैरी क्या डाल रहा होगा, वर्बली बताता रहूंगा हैरी क्या डाल रहा होगा। तो अगर आप नोट करना चाहते हो हैरी के एंगल से करना चाहते हैं, ताकि आपको कंप्लीट बात हो जाए। ठीक है ना? और जहां वो टेबल बनाना होगा, मैं टेबल आपके लिए पूरा बना दूंगा। ठीक है? तो यहां पर बेटा हैरी ने जब बिल ड्रॉ करा सेजल के ऊपर 60,000 का, और सेजल ने एक्सेप्ट करके वापस हैरी को भेज दिया, डिस्काउंट की बात बाद में। तो जब बिल ड्रॉ करा तो हैरी क्या डाल रहा होगा? हैरी ने ड्रॉ करा है, हैरी एंट्री डालेगा BR2 सेजल। हैरी की एंट्री डालेगा, मैं वर्बली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मांगा नहीं है ना। हैरी डालेगा BR2 सेजल। सेजल क्या डालेगा आपका? हैरी 2 BP। तो यहाँ पे हमारे पास सेजल की बुक्स में एंट्री क्या आ रही होगी? हैरी 2 बिल पेबल अकाउंट 60,000 1 जनवरी को। ठीक है ना? तो ये आपके पास एंट्री बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से ये लिख दूं इन द सेंस कि उसकी किताब में बुक्स ऑफ हैरी में क्या एंट्री हो रही होगी, तो मैं बताता जाता हूं आपको, डोंट वरी। फॉर योर नॉलेज, रिक्वायरमेंट में नहीं है, शॉर्ट में लिखता जाऊंगा BR2 सेजल। सिक्सटी थाउजेंड। अच्छा जी, फिर उसने बोला डिस्काउंट करा लिया बेटा 56,000 में। तो हैरी ने बिल डिस्काउंट कराया, तो हैरी एंट्री क्या डाल रहा होगा? बैंक डिस्काउंट टू BR। 56 में कराया तो 4,000 का डिस्काउंट 60,000। क्या इस दिन सेजल को एंट्री डालेगा? नहीं, सेजल की बुक्स में नो एंट्री, सेजल की बुक्स में नो एंट्री। ये तो डिस्काउंट इसने कराया ना, तो यही एंट्री डालेगा, सेजल का इसमें क्या लेना देना। ठीक है ना? अच्छा, हैरी ने रिमिट कर दिया इसमें से 1/4 अमाउंट टू सेजल। अच्छा, 1/4 भेज दिया, तो वही म्यूचुअल अकोमोडेशन का है ना, आपस में पैसे बांट रहे हैं। तो 1/4 भेजा, तो 1/4 जब भेजा तो एंट्री क्या डालेगी? 1/4 भेजेगा, ये डालेगा सेजल। 1/4 हो गया टोटल का 1/4, तो 60 का 1/4 कितना हो गया? 15 टू बैंक। वो किसका होगा? जितने पैसे आए थे उसका 14,000, 56 का 1/4। और टू डिस्काउंट भी उसको पास ऑन किया ना, हमारा खर्चा थोड़ी ना, वो भी तो बियर करेगा ना। जो 4,000 का 1/4 है 1,000, 4,000 का 1/4 है 1,000, तो एंट्री बनी सेजल टू बैंक टू डिस्काउंट। सेजल टू बैंक टू। अच्छा सर, इसमें फिर हम टेबल बना लेते हैं अपने पास में। अच्छा, इसी की रिवर्स एंट्री कौन डाल रहा होगा? ऑब्वियसली अब सेजल डालेगा। तो बैंक डिस्काउंट टू हरी आपके पास एंट्री आ जाएगी। तो बैंक 14, डिस्काउंट चार्जेस 1 टू हैरी 15,000। बैंक
डिस्काउंट चार्जेस टू हैरी 15,000 आ गया। अच्छा, अगर आप चाहते जो हम टेबल्स बना लेते थे बेटा जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है, तो ये टेबल 1 आपके पास आ जाएगा। ग्रॉस, डिस्काउंट और नेट। टोटल बिल कितने का था? 60 का। 4,000 के डिस्काउंटिंग चार्जेस कट के कितना हुआ? 56। ये आपके लिए हमेशा आसान कर देता है। इसने इसको 1/4 भेजा, तो यानी कि इसका हिस्सा कितना है? 3/4। आपस में रेशियो के 3:1। तो 45, 15, 3,000 और 1,000। तो आज इसकी जेब में कितने पैसे पड़े हैं? 42, जो ये यूज कर रहा है हैरी। और सेजल को कितने भेज दिए? 14,000। 1,000 का उसे डिस्काउंट भेज दिया। तो ये हमारे पास में आ गया जो टेबल नंबर 1 है, जिससे आपके पास आसान बात होगी। अब ड्यू डेट पे होना क्या चाहिए था बेटा? ड्यू डेट पे सिंपल सी बात है, हैरी को पैसे भेजने उसे कितने? 45। भाई हैरी ने 3/4 अमाउंट यूज किया, 45 उसने यूज किया 15 एक प्रकार से। तो हैरी उसको भेजेगा सेजल को 45, वो 15 अपनी पॉकेट से डालेगा सेजल, और बैंक को जाके 60 दिया आएगा और बिल क्लोज हो जाएगा। ये होना चाहिए। पर उसने क्या बोला हमेशा? वो क्या बोलता है? हैरी वॉज अनेबल टू रिमिट हिज शेयर टू सेजल। वो तो पैसे दे ही नहीं पा रहा अपना हिस्सा 45,000। हाँ, उसने क्या किया कि एक्सेप्ट कर लिया बिल 80,000 का फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने का एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, और इस बिल को डिस्काउंट कराया उसने 74,600 में। तो अब नया बिल आ गया 80 का, एक और नया बिल आ गया 80,000 का। तो अब इसने एक्सेप्ट किया हैरी ने, तो सेजल ड्रॉ कर रहा है। तो सेजल एंट्री क्या डाल रहा होगा? ड्यू डेट आपके पास क्या? वो 3 महीने का था, तो 3 महीने बाद उसकी ड्यू डेट आ गई 4 अप्रैल। 1 जनवरी था ना। तो BR2 हैरी, तो इसने बिल ड्रॉ किया 80,000 का। और हैरी क्या डालेगा? अब हैरी क्या डालेगा? हैरी की बुक्स की एंट्री हम डाल रहे थे, तो यहाँ पे हैरी की बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? तो हैरी की बुक्स में एंट्री आ गया सेजल टू BP 80,000। इसने नया बिल एक्सेप्ट करा, नया बिल एक्सेप्ट किया, उसने ड्रॉ किया सेजल ने, इसने एक्सेप्टेंस दे दी अपनी हैरी ने। अब उसने क्या किया? उस बिल को बैंक से क्या करा? डिस्काउंट कराया कितने में? 74,600 में। वो किसने किया? सेजल ने कराया। तो वो एंट्री क्या डालेगा? बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR 74,600 है, तो ये एंट्री देख लेते हैं। बैंक 74,600 डिस्काउंटिंग चार्जेस 5,400 टू BR 80,000। तो इसके पास पैसे आ गए। अच्छा, अब हमें टेबल 2 भी बनाना होगा। अभी मैं आगे का नहीं, पर टेबल 2 में एक अमाउंट तो लिख सकता हूँ ना, ग्रॉस वगैरह का। रेशियो कई बार चेंज हो सकते हैं, इसमें रेशियो की बात नहीं कर रहा, पर अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। टेबल 2 रेशियो कई बार सेम रहते, कई बार चेंज हो जाती है, वो भी आगे जाके क्वेश्चन में पता चल जाएगा। बेटा टेबल 2 के लिए हैरी है, सेजल है, ग्रॉस, डिस्काउंट और नेट। तो 80,000 का बिल था, कितने पैसे कटे? 5,400, और मिले कितने? 74,600। क्या है? अब रेशियो देख लेंगे, अभी चेंज हो रही है नहीं हो रही है, जो भी है, ठीक है ना। तो अब ये पैसे किसके पास पड़े हैं? सेजल के पास। और सेजल क्या करेगा? पहले बिल को क्लोज करेगा। भाई पहले बिल की लायबिलिटी, इसीलिए तो ऐसा किया ना उसने। तो पहला बिल क्लोज करेगा, तो BP2 बैंक 60,000 का वो बिल क्लोज हो जाएगा। इन दोनों का ऑब्वियसली हैरी की बुक से अभी कोई लेना था, हैरी के तो पैसे डिस्काउंट करके आ गए थे। अब इसने पे कर दिया, वो 60,000 रुपये इसके पास इकट्ठे हो गए, और एक बिल डिस्काउंट करा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? अब आगे क्वेश्चन, तेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट बिल, वो कर दिया, सेंड 3/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग टू हैरी। ओ हो, यानी कि 3/4 ही भेज रहा है। 3/4 ही भेजना था यार,
क्योंकि यानी कि इट मींस नॉर्मल कोर्स में भी रेशियो 3:1 होती है अंटिल ना चेंज होती है। वो कई बार क्या होता है माउंट देता है फिर हमें रिवर्स करके निकालते हैं, पर यहाँ तो 3/4 है तो रेशियो सेम होगी। तो एक बार के लिए रेशियो क्या है 3/4 और 1/4 ही है। तो 60/20 और 5400 को डिवाइड करो 4050 1350 18650 55950। तो आज सारे पैसे किसके पास है? सेजल के पास है। ये सारे पैसे किसके पास है? सेजल के पास है। सेजल ने क्या करना है? सेजल ने इतना अमाउंट हैरी को भेजना है, पर सर उसने पिछले बिल के नहीं भेजे थे, वो काटेगा ना। हाँ, तो पिछले बिल के कितने देने थे सर? 45,000। तो वो क्या करेगा 45,000 इसमें से जो अमाउंट देना था वो डिडक्ट करके नेट भेजेगा। तो 10,950 भेजेगा पैसा। कौन किसको? सेजल हैरी को। तभी तो किया जाता है ना कि वो अल्टीमेटली क्या है, इस बिल में जो उसकी हिस्सेदारी बन रही है वो उसने उसको देनी है, और पिछले बिल के जो उसने उसको देने थे ग्रॉस अमाउंट वो उसमें से डिडक्ट कर लेगा। वो उसमें डिडक्ट कर लेगा जो उसने नहीं भेजे थे 45 जो है। अभी ऐसा किया जाता है। तो 10,950 भेजेंगे और 4050 का डिस्काउंट चार्जेस हो गया। तो यहाँ पे अमाउंट क्या बना देखो, हैरी टू बैंक, ये 10,950 आया था हमारा, डिस्काउंट चार्जेस उसको पास ऑन करेगा 4050 उसका है, तो टोटल में 15 आ गया। 15 हुआ कैसे? उसका ग्रॉस के एंगल से देखो 60 टोटल में बनता था इस बिल में हिस्सेदारी, और 45 उसने पिछले का देना था। जैसे तो इससे क्या होगा, पिछले वाला बिल एक प्रकार से क्लोज हो गया भाई। पिछले के जो तुमने मुझे देने थे वो अब नक्की हो गए, वो हिसाब खत्म हो गया हमारा। अब इसका है जो मैं एक तरीके से तुम्हें 3/4 भेज रहा हूँ, 3/4 भेज रहा हूँ। और ये एंट्री वो क्या डालेगा बेटा? हैरी क्या डालेगा? हैरी इसके बाद में एंट्री डालेगा फिफ्थ एंट्री, बैंक। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी पूरी हो जाए। डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है टू से चल 10,950 4050 और 15,000। इट मीन्स इसके पास 3/4 आ गया। वो दिखने को आपको कम दिख रहा है, क्यों? क्योंकि पिछले का कट गया ना, तो पिछला बिल क्लोज हो गया। अब एक बार के लिए 45 ये यूज कर रहा है हैरी, 15 वो यूज कर रहा है। कहने का मतलब इतना इतना आपका 60 और 20, 60 और 20 एक प्रकार से जो है वो इतना बनता है कि 60 और 20 वो यूज कर रहे हैं 3/4 और 1/4 के हिसाब से। पिछला इसमें खत्म हो गया, पिछला इसमें खत्म हो गया, तो बिल्कुल जो एंट्री थी उसकी उल्टी डल गई। अब ड्यू डेट पे होना क्या चाहिए? अब ड्यू डेट पे टेक्निकली होना चाहिए कि सेजल हैरी को जो भेजे गए वो भेजेगा कितना अमाउंट? 20,000। और हैरी अपनी पॉकेट से डालेगा 60 और बैंक को जाके 80 दिया आएगा। बैंक को जाके 80 दिया आएगा, वो बिल की एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगी जो थी। पर यहाँ पे क्या बोलता है, मेच्योरिटी पे जाके हैरी क्या हो गया? बैंक करप्ट, और उसके स्टेट से 40 पैसे इन रुपये ही मिले। ओ माई गॉड, हैरी ने फिर हाथ खड़े कर दिया और इस बार तो इंसॉल्वेंट ही हो गया। तो बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। बैंक वाले किसके अकाउंट से पैसे काट लेंगे? सेजल के से काट लेंगे, बैंक वाले सेजल से काटेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे एंट्री क्या डालेगा? सेजल क्या डालेगा? हैरी टू बैंक, आपका डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया। तो बैंक वालों ने पूरे 80 काट लिए, किसके अकाउंट से? सेजल के अकाउंट से। और ये क्या डालेगा बेटा? जो इसने एक्सेप्टेंस की एंट्री डाली थी उसी की रिवर्स एंट्री डल जाएगी बीपी टू सेजल। कितना? 60, सॉरी 80। तो ये आपके पास बिल डिसऑनर हो गया, जो सेकंड बिल था डिसऑनर हो गया। तो ये आपके पास एंट्री बन गई। और बैंक वालों ने क्या किया? सेजल के आपके पास अकाउंट से 80 काट लिए। अब यहाँ पर में सवाल उठता है, वो ये बोलता है कि फाइनली जो है उसके स्टेट से 40 पैसे इन रुपये मिले। सवाल ये उठता है कि हैरी 40 पैसे जो है वो टोटल किसका मिलेगा? सर 80 का। अरे यही तो गलती करता है बच्चा। बेटा बात समझो, यहाँ पर जो बिल था सेकंड उसमें सेजल ने हैरी को 20 देने थे, हैरी बैंक को 80 दे के आया था, यही होना था। हैरी अपनी जेब से 60 डालता। जब बैंक वालों जब बिल डिसऑनर हो तो बैंक वालों ने सेजल के अकाउंट से 80 काट लिया। उस 80 के अंदर में 20 तो उसका खुद का हिस्सा था, तो उसने हैरी के बिहाफ पे कितने दिए? 60 दिए ना, उसका हिस्सा, हैरी का हिस्सा 60 दिया। तो मैंने हैरी से 60 लेना, और 60 में क्या कर रहा है वो? 60 में सिर्फ 40 पैसे इन रुपये ही दे रहा है। 60 में ना 40 पैसे इन रुपये ही दे रहा है। तो वो लास्ट एंट्री जो आपकी बनेगी
वो 60 के हिसाब से आएगी। बैंक बैड डेट्स टू हैरी, 60,000 लेना है, 40 पैसे भी मतलब 40% ही मिल रहा है 24,000, और 60% क्या हो गया बैड डेट 36,000, जो मैंने उसके बिहाफ पे पे करा। तो बैंक 40% बैड डेट्स ये और टू हैरी, ठीक है ना। और इसी की रिवर्स एंट्री कौन डाल लेगा बेटा, जो हैरी है, तो वो क्या डालेगा, तेजल 60 टू बैंक टू डेफिशिएंसी। ये क्या बोलेगा अपनी बुक्स में, इसे डेफिशिएंसी, जितना वो किसी का पैसा नहीं दे पा रहा, जितना पैसा नहीं दे पा रहा। तो 40% कहाँ चला गया, जो पेमेंट हुई, 60% क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, ठीक है ना। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये भी यही आ गया। और उसने क्वेश्चन में मेरे से स्पेशली हैरी का अकाउंट भी मांगा, तो जितनी एंट्रीज है सारी बस पोस्ट ही करनी बेटा, आपका अकाउंट लास्ट में टैली हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आपने एंट्रीज डाली उसी की यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करनी है ना। सो दिस इज वेरी बेसिक। आप टेबल बना के करते हो तो हमेशा ईजी हो जाता है आपके लिए, समझना आसान हो जाता है, ठीक है ना। एल्स क्या होता है, वो कन्फ्यूजन आ जाती है। और मैंने दूसरे की बुक इसलिए सिखा दी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो विद दिस ये क्वेश्चन क्या होता है, हमारा पूरा एंड टू एंड फिनिश हो जाता है, हमारी डिस्कशन यहाँ पे खत्म हो जाती है इस क्वेश्चन की बेटा, ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन क्या आ रहा है, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ प्रोप्राइटर एज ऑन 31 मार्च 24, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड द बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट्स का बेसिक क्वेश्चन है बेटा, किसका, फाइनल अकाउंट्स का एक बेसिक क्वेश्चन है। नॉर्मल ट्रायल बैलेंस आपके सामने गिवन है यहाँ पे, वो टैली ट्रायल बैलेंस है, और उसके बेस पे आपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, विच इज ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो बेसिक एडजस्टमेंट्स आ गई, दो इफेक्ट देखते जाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर में उसने क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, हमें पता है इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक बार हमें गो थ्रू करना जरूरी है बस। क्लोजिंग स्टॉक एक ट्रेडिंग में, एक बैलेंस शीट में। इस साल में प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदी हमने 3 लाख की, बट डेबिटेड टू परचेज, वो गलती से परचेज में चली गई। तो प्लांट एंड मशीनरी को क्या करना है, बढ़ाना है, और परचेज को क्या करना होगा, कम करना होगा, वो परचेज में जुड़ा हुआ है, गुड्स थोड़ी ना हो, तो फिक्स एसेट आपका। 3 महीने का फैक्ट्री का रेंट ड्यू है, बट अभी तक पे नहीं किया, तो ये आउटस्टैंडिंग है आपका खर्चा। इसके दो फैक्टर होंगे, एक खर्चा बढ़ जाएगा और एक लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। अमाउंट ही दे दिया 3,000, अब वो 2 है कि 3 है उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना। डेप्शन प्रोवाइड करनी है 5% के हिसाब से फर्नीचर पे, और 10% प्लांट मशीनरी पे और मोटर वैन पे। तो यहाँ पे आपके दो इफेक्ट हो गए, डेप्शन का खर्चा डल गया, एसेट कम हो जाएगा। फर्दर बैड डेट्स है 7,000 के, तो बैड डेट का खर्चा डला, डेटर कम हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज टू 30,000 पे लेके जानी है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एडजस्टमेंट वही आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना के कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, तो ये वाले पॉइंट्स हमारे लास्ट में डिस्कस हो जाएंगे, तीनों इकट्ठे ही लिंक्ड हो जाएंगे, इनको हम अलग से कर लेंगे, बाकी आप चीज़ें करनी शुरू कर सकते हो। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपने पास बेटा क्या करना है, ट्रेडिंग पीएल आपके पास में का फॉर्मेट बनना है, ट्रेडिंग अकाउंट का आपका फॉर्मेट आया, लाइन बाय लाइन चीज़ें चलती जाएगी। पहले एटलीस्ट ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टमेंट आएगी, उसके दो इफेक्ट साथ के साथ कर लेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आ गया सर, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है, 480 है, तो ये ओपनिंग स्टॉक 480 डल गया, यस सर। फिर परचेजेज आ गई, परचेजेज कितनी है बेटा यहाँ पर मैं लेटर सी, तो परचेज है 2135 की। इसमें आपके पास में प्लांट एंड मशीनरी हमारी 3 लाख से थी, उसे क्या करना है, कम करना है, जो इसमें जुड़ी हुई थी, लेस प्लांट एंड मशीनरी। और क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा देंगे, तो बैलेंस शीट में जो प्लांट एंड मशीनरी वो बढ़ के दिखनी चाहिए, तो जो भी प्लांट एंड मशीनरी है उसमें ऐड करके दिखा दो बस 3 लाख, बाकी इफेक्ट उसके बाद में आएगा, पर सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी लिख के 3 लाख बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और फिर हमारे पास कोई परचेज रिटर्न वगैरह है वो भी देख लो, तो परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड कितना है 55,000, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा परचेज में से ही, तो 55,000 का रिटर्न आउटवर्ड भी माइनस हो गया, तो ये नेट परचेज आ गई। टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हुआ, और एक जो मशीनरी जुड़ी हुई थी वो माइनस होगी। फिर आपके पास बेटा क्या है, सेल्स का अमाउंट है कितना है 48 लाख, तो सेल्स है, और सेल रिटर्न भी दे रखी है कोई, रिटर्न इनवर्ड है 93,000, तो सेल्स में से आपके पास में सेल रिटर्न माइनस हो जाएगी, 48 लाख माइनस रिटर्न इनवर्ड 47,07,000। देन क्लोजिंग स्टॉक की अगर एडजस्टमेंट थी, अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 520 है, तो 520 का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया, और सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा आपका, बैलेंस शीट में आ गया।
तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिख गया 520। एडजस्टमेंट कोई भी आ रहे साथ के साथ देख लो, ठीक है ना। फिर हमारे पास बेटा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो वेजेस का आपके पास खर्चा वगैरह है, कोई डायरेक्ट कैरेज इनवर्ड वगैरह है, तो वेजेस दे रखी है कितनी है, 15 लाख। तो वेजेस का खर्चा आ गया 15 लाख। फिर उसने मुझे फैक्ट्री का रेंट दे रखा है, फैक्ट्री का रेंट आ गया बेटा 8,000। तो यहाँ पर 8,000 के अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग भी थी, 3 महीने की फैक्ट्री का आउटस्टैंडिंग भी था 3,000 पे, वो इसमें ऐड हो जाएगा। फैक्ट्री का बोल रहा है बेसिकली, अगर मैं देखूँ ना, अगर फैक्ट्री का बोल रहा है तो आइडियली इट शोज कि आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करो, पर वो मैन्युफैक्चरिंग की पूरी बातें बोल नहीं रहा कि रॉ मटेरियल वगैरह है और चीज़ें हैं, फिर तो मैन्युफैक्चरिंग काउंट बनता। पर मांगी ट्रेडिंग रहा है तो एटलीस्ट मेरे पास जो एक दो दिखे भाई वेजेस और फैक्ट्री रेंट, वही डाल के छोड़ देता हूँ। अदरवाइज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बनाते हो तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता तरीका, फिर डिफरेंट हो जाता, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग काउंट बनता है, ठीक है ना। फिर वहाँ पे सारी चीज़ें पहले डल के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है। अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, तो फैक्ट्री रेंट ही सिर्फ यहाँ पे डल रहा है 8 और 3 होके कितना हो गया, 11,000 हो गया। और ये 3,000 का सेकंड फैक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट। तो कितने तक को मैं डाल सकता हूँ, और कुछ मैं नहीं डाल सकता, ठीक है ना। तो आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो बेटा जीपी आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं। और ये जीपी आपके पास कहाँ चला गया, पीएनएल अकाउंट में आ गया 14,56,000, ठीक है जी, यस सर। अब हमारे पास में बाकी खर्चे डालने शुरू करते हैं, एक्सेप्ट फॉर अभी क्या बैड डेट्स वगैरह के पॉइंट बाद में देख लेंगे, बाकी चीज़ें डालनी शुरू कर दो। सैलरीज है 140, सैलरीज डाल दो, 140 का खर्चा है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा है 60, इंश्योरेंस है 63, दो आगे 60 और 63, एडवर्टीजमेंट और इंश्योरेंस, ठीक है ना। फिर जनरल एक्सपेंसेस दिए 10,000, जनरल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 10,000, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड का खर्चा दिया कितना, 65,000, आपने डिस्काउंट ऑन डाल दिया 65,000। वैसे आप इसे डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट के थ्रू भी लेके आ सकते हैं, कोई डिस्काउंट ऑन डेटर भी आना है, वो सीधा आप दोनों इकट्ठे करके भी डाल सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड प्लस डिस्काउंट ऑन डेटर की जो प्रोविजन है। हम बैड डेट्स में भी करके दिखा देंगे, तो वैसे आप कैसे कर सकते हो, यहाँ सेपरेटली दिखा दो तो सिर्फ प्रोविजन आ जाएगी, ठीक है ना। कोई इनकम में है डिस्काउंट रिसीव्ड वगैरह या कोई और मिसलिनियस इनकम, हाँ सर डिस्काउंट रिसीव्ड दे रखी है 37,000, तो वो इनकम आ गई बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 37,000। अब हमारी एडजस्टमेंट फिर बेटा जैसे क्या क्या बचे, डेप्शन वाला पॉइंट कर लेते हैं। तो 5% किस पे है, फर्नीचर पे है भैया। तो फर्नीचर कितने का है देखो, 26,000 का फर्नीचर है। तो डेप्शन का चाहे वर्किंग नोट ही बना देते हैं, वहीं पे आ जाएगा एक एक करके 13, 26,000 के ऊपर 5% 1,300। और साथ के साथ क्या होगा, बैलेंस शीट में 26,000 में से 1,300 माइनस होकर दिख जाएगा, वो मैं साथ के साथ दिखा देता हूँ। 26,000 माइनस 1,300 करके नेट आ गया। अगला कौन सा एसेट था हमारा, 10% प्लांट मशीनरी पे और मोटर वैन पे। तो प्लांट मशीनरी कितने की है, 5 लाख, और 3 लाख की हमने ऐड की थी, तो 5 + 3 8 हो गया। तो यहाँ पे 5 + 3 8 लाख, और उसका 10% कितना हो गया 80,000। एज्यूमिंग कि वो जो आपने परचेज करी थी प्लांट मशीनरी को फर्स्ट डे है, डेट नहीं दे रहा तुम्हारे लिए फर्स्ट डे, तभी तो हमने 3 लाख पे भी लगा दी ना, 5 पे तो चलो लगा ही रहे, वो तो है ही फर्स्ट डे थे एक प्रकार से, पर 3 लाख भी आपकी वही मानी गई। तो 8 लाख आ गया, और माइनस 80,000 10% हो गया। तो ये यहाँ पे वर्किंग नोट में भी डेप्शन कितनी आ गई, 10% ऑन 8 लाख विच इज 80,000, ठीक है ना। और फिर एक और कौन सा था, मोटर वैन पे भी 10% ही है। तो मोटर वैन कितने की है बेटा, 120 की, 120 का 10% कितना हो गया, 12,000। और ये बैलेंस शीट में मोटर वैन माइनस होकर दिख जाएगी, 120 माइनस 12 करके 108, ठीक है जी। और ये टोटल डेप्शन जो निकल के आई कितनी होगी, टोटल डेप्शन चेक करेंगे 93,300 आएगी। आपने इंडिविजुअली दिखाना है एक एक को, पीएनएल में एक एक दिखा दो, या आप अपने पास इकट्ठे कर दो। ये हमारे पास 93,300 आ जाएगा, ये हमारा पीएल में खर्चा डल गया। फॉर योर इंफॉर्मेशन, और एक छोटी सी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सिंस क्वेश्चन ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं मांगा था, तो इस वजह से आपने सारी डेप्शंस यहीं डाल दी। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मांगता, जो मैन्युफैक्चरर के, तो डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाती है भाई, वो तो फैक्ट्री के अंदर का है ना, वहां पे मशीनें लगी हुई है, तो वहां पे जाता है वो। हाँ मोटर वैन वगैरह हमारी चलो बोल रहे हो ऑफिस या फर्नीचर भी ऑफिस का, तो वो तो पीएल में ही आता, बट मैं बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर बनता तो प्लांट मशीन की डेप्शन कहाँ जाती, आपके पास में फिर
हम लोग डाल रहे होते हैं इसे कहाँ पे, इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो वो एक छोटा सा पॉइंट का ध्यान देना पड़ता। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है बेटा बैड डेट्स वगैरह की एडजस्टमेंट आती है। तो बैड डेट्स के लिए हमारे पास में क्या कोई पहले से यहाँ पे बैड डेट है, हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाना है। सर बैड डेट 25 दे रखे है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल पहले भी है, यस सर पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, कितनी है 25,000। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना लेंगे, ये रहा, जिसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है जो ट्रायल बैलेंस में 25। अब टू बैड डेट्स हमारे एक्चुअल कितने हैं बेटा ट्रायल बैलेंस में 25,000, तो वो यहाँ पे आगे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे टू बैड डेट्स। वो आपको 25 लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐड करके लिख दीजिए। फर्दर भी है कुछ, यस सर फर्दर भी है, फर्दर बैड डेट्स है, कितने हैं फर्दर बैड डेट्स 7,000। और फर्दर बैड डेट्स होने से डेटर भी कम हो जाएंगे 7,000 से, ठीक है ना। तो 7,000 के आपके ये आ गए, तो ये सन्डी डेटर आपके पास लिख दिया। आप 25 + 7 करके सीधा 32 लिख दो, 25 एक्चुअल + 7 फर्दर करके 32 आ गया। अब हमारे डेटर कितने हो गए सर, डेटर कितने थे वैसे हमारे 457 है वैसे। तो 457 में से आपके पास 7,000 माइनस भी हो जाएगा। तो वो देखो 457 में से 7,000 माइनस हो गए डेटर में से, 457 में से 7,000 माइनस होकर दिख गया, ठीक है ना। तो वो हमारा डेटर भी टिक कर दिया मैंने एक बार के लिए। तो ये हमारे पास फर्दर वाला ही होगा ना, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं उससे तो ऑलरेडी माइनस हो चुके। फर्दर के दो इफेक्ट आए, एंट्री का बनी बैड डेट टू डेटर 7,000 से, तो बैड डेट गया प्रोविजन फॉर डेटर अकाउंट में, प्रोविजन फॉर बैड डेट में, और डेटर कम हो गए। अब आपके पास कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी रखनी, इंक्रीज टू 30,000। कह रहा है क्लोजिंग प्रोविजन का अमाउंट दे, जनरली परसेंटेज देता है, यहां अमाउंट दे दिया कि क्लोजिंग प्रोविजन 30 रखनी है, क्लोजिंग प्रोविजन 30 रखनी है। तो आपके लिए आसान हो गया काम, फिर तो क्लोजिंग प्रोविजन फिक्स ही कर दी 30। तो ये आपके पास में टू बैलेंस कैरिड ऑन फिक्स कर दिया। नहीं तो परसेंटेज देता तो मैं 457 - 7 पे लगाता भाई, 450 के नेट डेटर बन गए थे ना, जो करेक्ट डेटर है उसके और परसेंटेज लगाता, पर यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने सीधा ही अमाउंट दे दिया कि 30 रखनी है, और ये हमारा अमाउंट पीएल में चला गया, ठीक है ना। अब यहां पर में से आप स्टेटमेंट फॉर्म में करना चाहते हो वो कर लो, एक्चुअल बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट 25 + 7 प्लस क्लोजिंग प्रोविजन 30 माइनस ओपनिंग प्रोविजन 25, तो ये आपका पीएल में चले जाएगा। तो पीएल में कितना आ गया 37,000 का खर्चा हमारा सारा कुछ मिला के, और जो 30,000 की प्रोविजन आपने क्लोजिंग बनाई वो कहाँ दिख जाएगी, बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस हो गया। तो 30 का जो क्लोजिंग बैलेंस है माइनस होकर दिख गया। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कंप्लीट हो गया। अब है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2% बनानी है। तो ये किस पे बनेगी, जो आपके डेटर्स है सही। तो डेटर कितने हैं 457 थे, 7,000 ये माइनस किया, 30 ये माइनस किया, जो क्लोजिंग अमाउंट है, जो नेट डेटर है भाई जिनसे पैसे मिलने की उम्मीद है वो 420 से है ना, तो 420 का 2% आ गया 8400। ओपनिंग है नहीं, हाँ डिस्काउंट अलाउड अगर बनाते तो वो इसमें ऐड करके दिखा सकते हो, हमने अलग अलग दिखा दिया, डिस्काउंट अलग दिखा देंगे, 8400 अलग दिखा देंगे। तो 8400 का खर्चा अलग आ गया, आप इन दोनों को ऐड करके भी दिखा सकते हो सीधा, ओपनिंग थी नहीं इसकी कोई, ठीक है ना। और 8400 क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में से माइनस होकर दिख जाएगा 8400, तो ये नेट डेटर आ गए, नेट डेटर आ गए, ठीक है ना। अच्छा जी, ये सारी एडजस्टमेंट होगी, बची हुई वैल्यूज देख लो क्या क्या है। बची हुई वैल्यूज में बेटा हमारे पास पड़ा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 4 और 65, तो वो आपका बैलेंस शीट में दिख गया 4,000 65,000। यहाँ पे आपके डेबिट वाले सारे हो गए। बिल रिसीवेबल है 72 का, वो एसेट साइड पे आ गया, बिल रिसीवेबल 72, ये रहा बिल रिसीवेबल 72। फिर ड्राइंग से 70 की वो क्या होगी, कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, माइनस ड्राइंग से 70, ठीक है जी। और क्या बचा है, कैपिटल बची है 4 लाख की, वो आ गई, कैपिटल जो दे रखी है 4 लाख। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स है 520 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए, और बिल पेबल आ गए 56 के, तो 520 और 56 आ गया, 520 और 56,000 आ गया। तो ये सारी चीज़ें होगी, यस सर। और अब आपके पास में सारी चीज़ें क्लोज हो गई, अब आपका नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, वो सारी चीज़ें क्लोज करेंगे तो ये नेट प्रॉफिट आपकी बैलेंसिंग भी कराएगी। ये कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और कैपिटल इतनी हो जाएगी आपकी 1346,300, 1346,300। आप चेक कर लीजिए आपकी सारी की सारी बैलेंस शीट की आइटम्स टिक हो चुकी है।
बैलेंस शीट विल गेट टैलिड और बल्ले बल्ले हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात, परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन सच में बहुत आसान था, कोई मेजर पॉइंट ही नहीं था। हाँ बस मैं इतना बोलूंगा, फर्दर बैड डेट्स था, चलो उसका पता है, बैड डेट बढ़ गए, डेटर कम हो गए। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट तो आसान ही कर दिया ना उसने, 30 फिक्स ही कर दिया उसने। परसेंटेज देता तो वो 450 पे लगता। हाँ वो 30 माइनस करके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की उस पे लगेगी, बस इतना सा पॉइंट था और कुछ था नहीं। ठीक है ना, बाकी तो आसान था। और 3 मंथ्स फैक्ट्री रेंट में उसने 3 मंथ्स का रेलिवेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि अल्टीमेटली क्या उसने अमाउंट ही दे दिया। ना देता तो मैं बोलता कि जो दे रखा है वो फिर 9 महीने का हुआ, फिर मैं रिवर्स करके निकालता होता, वैसे करते होते। यहाँ जरूरत नहीं, अमाउंट ही दे दिया, तो आपके पास कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिश एंड बाला, पीएसआर कैन के बीच में 3:2, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन लग रहा है। लाइबिलिटीज और एसेट्स है, पार्टनर्स की बात आ गई ना। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। एडमिशन हो रहा है बेटा शोभा का, तो ये एडमिशन का क्वेश्चन है। 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स, तो एडमिशन का क्वेश्चन है, कुछ चीजें बोल रहा है। कह रहा है लैंड बिल्डिंग को बढ़ाना है 5,000 से, अभी देखेंगे। शॉक को भी बढ़ाना है बाय 3500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ानी है बाय 1500, वर्कमैन कंपनसेशन की रिजर्व की जो लायबिलिटी है वो 8,000 है, कैश इतना लेके आएंगे कैपिटल का, और गुडविल का हिस्सा इतना लेके आएंगे 12,000। ओ तेरी, इतना आसान क्वेश्चन, सरल सरल सरल। क्या क्या मांग रहा है, कोई और बात ही नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हाँ जी, 1 बाय 1 चलेंगे। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पे चलते हैं, और जो चीज़ें करते जाएंगे वो साथ के साथ क्या है, बैलेंस शीट में भी साथ के साथ उनको ठीक करते जाना, मतलब जो रिवाइज वैल्यूज है। तो रिवैल्यूएशन है, पार्टनर कैपिटल है, और बैलेंस शीट बननी है एडमिशन के बाद। ठीक है ना, तो एक एक करके चलते हैं बेटा, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले लैंड बिल्डिंग को बढ़ाना है 5,000 से, बाय लिखा है तो बाय मतलब सीधा है इंक्रीज 5,000, तो ये फायदा हो गया, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 5,000। और जो लैंड एंड बिल्डिंग दिख रही है उसमें 5,000 ऐड करके लिख देंगे बैलेंस शीट में। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 28,000 की, तो 28 प्लस 5 करके कितनी होगी, 33 होगी, ताकि कंफ्यूजन ना हो, साथ के साथ में हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगला क्या है, अगला है स्टॉक भी बढ़ाना है बाय 3500, तो बाय स्टॉक आपके पास आ गया 3500 से, फायदा है, क्रेडिट हो गया। और जो स्टॉक दे रखा है उसमें 3500 ऐड करके लिख देंगे। तो 10,000 का स्टॉक है, 10,000 में 3500 ऐड होके आ गया 13,500। तो जी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगेन बढ़ाना है बाय, लिखा है 1,500, तो नुकसान हो गया, प्रोविजन बढ़ाना मतलब नुकसान हो गया, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500 से। और अब जो होगा बैलेंस शीट में जो डेटर होंगे उसमें से प्रोविजन जो भी होगी वो 1,500 बढ़ के दिखेगी। तो अभी क्या है, 25 है, और प्रोविजन कितनी है 4,000 की, तो 21 दिख रहा है। अब प्रोविजन 4,000 नहीं दिखेगी, 4,000 में 1,500 बढ़ के दिखेगी, तो 5,500 दिख जाएगी। तो 25,000 माइनस प्रोविजन 5,500, जो कि कैसे आ रही है, 4,000 पहले थी, 1,500 और बढ़ गई, और ये आ गया 19,500। कितना आ गया, 19,500, जो आपके नेट डेटर है। ठीक है ना, फिर वर्कमैन कंपनसेशन का तो हम उसमें ही देख लेंगे अपने पास, वैसे रूटिंग थ्रू रिवैल्यूएशन कर सकते हो, बट इजी आपका सीधा हम कैपिटल में देख लेंगे, बाकी तो कैपिटल की बात है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वी कैन क्लोज, यस सर। तो रिवैल्यूएशन हमने क्लोज किया बेटा, आपका प्रॉफिट आ रहा है 7,000 का, और वो दोनों पार्टनर्स की रेशियो में चला जाएगा। रेशियो उनकी स्टार्टिंग में दे रखी थी, कितनी थी, 3:2 की रेशियो थी, तो 3:2 में डिवाइड कर देंगे जो प्रॉफिट आ रहा है क्रिश और बाला में, 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/5 आपका प्रॉफिट की हिस्सेदारी आ गई। तो ये आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो वहां मैं सीधा ही दिखा देता हूँ, डला हुआ होगा बाय रिवैल्यूएशन, ये रहा 4,200 और 2,800। ठीक है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, पहले तो देख लो बैलेंसेस कितने कितने हैं, तो कितने कितने 25 और 15, 40,000 आ गया। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25 और 15। फिर कोई चीज़ें जो बैलेंस शीट में ही दे रखे हैं उन्हें ही जो ट्रांसफर कर देना, लाइक जनरल रिजर्व 30 है, वो ट्रांसफर हो जाएगा 3:2 में, तो 30,000 को बांट दिया 3:2 में। आप देखो 30,000 इन 3:2, 18 और 12 चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैं वर्कमैन कंपनसेशन पर अलग से आता हूँ,
एक दे रखा बेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली तो खर्चा है, नुकसान है, तो पीएल में डल के राइट ऑफ हो जाना चाहिए था, पर दिख रहा है तो राइट ऑफ नहीं किया, तो नुकसान ही है ना, तो इसी भी राइट ऑफ कर देंगे। 4000 को नुकसान है तो क्या करा जाएगा आपके पास में, राइट ऑफ कर दिया जाएगा 4000 को 3:2 में। तो 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 4000 इन 3:2, इन दोनों में तो बढ़ेगा ना, जो भी एग्जिस्टिंग फायदे नुकसान है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर से तो बियर करेंगे ना, वो नहीं के है, तो वहां पे जा रहा है। फिर आपके पास आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देख लेते हैं। कह रहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो लायबिलिटी है वो हमारी 8000 है जी। अभी रिजर्व कितना दिख रहा है, 10,000, कहते हैं 10 का रिजर्व मतलब बनाया हुआ है, पर उस वो हमने किसी लायबिलिटी के लिए, और वो लायबिलिटी आज जो हम डिटरमिन कर रहे हैं वो 8000 ही है, तो इस 10 में से 8000 तो लायबिलिटी में चला गया, 2000 एक्सेस बना हुआ है ना, फायदा है, फायदा 2000 पार्टनर बढ़ जाएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर सोल्ड रेशियो 2000। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2000 को बांट देंगे इन 3:2, 1200 और 800, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी अब कितनी दिख जाएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख दो या वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी लिख दो, अब तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिख दो 8000, क्योंकि 10 है, 10 में से 8 की हम मान रहे हैं कि भाई इतनी की लायबिलिटी आपकी आएगी, जो वर्कर्स को देने कंपनसेट करना है उनको, तो 8 लायबिलिटी में चला गया और 2 हमने बांट लिया भाई, 2 हमने ज्यादा फालतू बनाया हुआ है, जो प्रॉफिट अलग से रखा हुआ है, ठीक है ना। बच्चों को गलती लगती है, वो कहते हैं सर इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड है क्या, वो भी आपके पास कोई रिजर्व है, नहीं, वो एक प्योर लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी है, ये भी और क्रेडिटर भी दोनों लायबिलिटी है 10 और 8, तो ये लायबिलिटीज में ही दिखने हैं 10 और 8, देखो इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड 8 भी और क्रेडिटर भी 10 भी, इसमें कोई डाउट ही नहीं रखना। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ प्योर आउटसाइडर लायबिलिटी, ये इंप्लॉइज की पीएफ का अमाउंट है, जब वो बेसिकली रिटायर होते हैं, जब वो ऑर्गेनाइज छोड़ के जाता है तब देना पड़ता है, ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड ये उसका होता है, ये प्योर लायबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह होती है, ऐसी चीजें हैं जो हम एक आने वाले समय के नुकसान के लिए आज ही प्रॉफिट को अलग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास अब जब कुछ इवेंट आ रहा है, एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह जो भी डेथ, तो हम उस दिन सर्टेन करते हैं कि उसकी जो हमने एक उम्मीद के नाम पे अलग से निकाल के रखा हुआ प्रॉफिट्स को, उसके अगेंस्ट में एक्चुअल कितना लग रहा है, तो वो कम या ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड यूज क्या कर रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना, वो लायबिलिटी थोड़ी ना बनाई हुई थी, वो रिजर्व बनाया हुआ है। अच्छा जी, ना कोई और चीज यहाँ पे है, हाँ सीधा प्लांटर मशीनरी भी था, वो भी मैं सीधा डाल के छोड़ देता हूँ 15, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। बस एक चीज आपकी बैलेंस शीट में रहेगी बैंक, वो अभी हमने डिस्कस करें क्योंकि अभी पार्टनर एडमिट होगा, तो पार्टनर का एडमिशन का पॉइंट रह गया बेटा, वो 25,000 लेके आ रहा है कैपिटल का और 12,000 लेके आ रहा है गुडविल का, इन कैश ही है, तो 25 + 12 कितना हो गया 37, तो बाय बैंक आ जाएगा 37,000 कैपिटल प्लस गुडविल का मिला के, जो हमारे लिए एक आसान अप्रोच रहती है, तो बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल हो गया। अब जो गुडविल की एंट्री डलनी है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सीधा हो जाएगा न्यू पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उसका शेयर 1/6 है, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ अलग से नहीं बोला गया है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, आपने न्यू रेशियो निकालनी है, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो डेबिट इन न्यू रेशियो करना है, वैसे करके निकालोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा क्या करो 12,000 लेके आ रहा है, वो किस में बढ़ जाएगा 3:2 में, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, दैट इज 3:2। एंट्री क्या बनी, न्यू पार्टनर सुबह कैपिटल अकाउंट 12,000 टू दोनों पार्टनर क्रिश एंड बाला, आपके पास 3:2 में 12,000 को बांट देना है, तो टू क्रिश एंड बाला 12,000, तो वो डेबिट हो गया और ये दोनों क्रेडिट हो गए बाय सुबह, 12,000 को 3:2 में कर दिया। होता क्या है, अगर न्यू रेशियो अलग दे रखी होती है तो फिर हमारे पास फिर भी क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में फर्क पड़ जाता है, यहाँ तो सेम है, न्यू रेशियो आपने निकालनी है, वो आप न्यू रेशियो या ये करके आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिंपल है, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो निकाल के फिर माइनस करोगे तो भी वो तो इतना ही आएगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, जब भी कुछ चेंज ही नहीं है तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर ही है, वो 3:2 है, ठीक है ना, तो ये हो गया। और जो बैंक है बेटा वो कितने से बढ़ जाएगा 37,000 से, जो पैसे लाया था 25 + 12, और बैंक था कितने का 20 का, तो 20 प्लस आपके पास 37, वर्किंग नोट अलग से जरूरत भी नहीं है क्योंकि सिंपल एक ही एंट्री है, 20 + 37 57, तो बैंक में वही दिखा हुआ है, ठीक है, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं बोली, कुछ नहीं बोला, जो बैलेंस आएगा वो सीधा बैलेंस शीट में डल जाएगा, तो ये आगे बैलेंस कैरी डाउन तीनों पार्टनर के बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी, और ये तीनों बैलेंस कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या क्वेश्चन आसान था, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत परेशानी की बात ही नहीं थी,
क्वेश्चन वॉज वेरी 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 इजी, क्वेश्चन बहुत ही सरल था। तो इसके साथ में ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। यस सर, बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वो नीचे बेटा नोट भी लिखा हुआ था, उसका मैं पढ़वा भी देता हूँ। क्या लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर नॉट परमिटेड टू बी डेफर्ड, ऑब्वियसली वो आपका उसी साल खर्चा डलता है तो वो खर्चा ही है, वो तो राइट ऑफ किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो राइट ऑफ ही करना था आपके पास में, सीधा था वो। तो बेटा हमारे पास में क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है, कहता है एक्स वाई जेड एक फर्म में है जिनके बीच में रेशियो क्या 3:1 की, उनकी बैलेंस शीट दे रखे 31 मार्च 24 की एज फॉलोज। तो 31 मार्च 2024 की आपको क्या दे रखी है बेटा, बैलेंस शीट दे रखी है। 3 पार्टनर से, अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहे हैं जेड रिटायर्ड हो रहा है, तो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ गया। ऑन दी अबव डेट ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। तो पॉइंट्स क्या क्या है, गुडविल की वैल्यू बता दी कितनी लगाई है 60, पेटेंट्स को रिड्यूस करना है बाय 20% और प्लांट मशीनरी को 290%, तो मतलब 10% से कम करेंगे ना, 90 पे लेके आना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेस टू 10%, टू बाय वर्ड्स को ना थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, गलती ना हो। लाइबिलिटी प्रोविडेंट फंड की सिर्फ 6 है, लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की 6000 की बनानी है। जेड लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स को कितने पे, मार्केट वैल्यू पे लेके जा रहा है, वो कुछ पॉइंट बोल रहा है। जो अमाउंट ड्यू टू जेड है वो सेटल कैसे होगा, 50% आज रिटायरमेंट पे देना है, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर देंगे, जो बचा रहेगा उसका 50% 1 साल में, और जो बैलेंस है उसके बदले एक बिल ऑफ एक्सचेंज देंगे विदाउट इंटरेस्ट 3 महीने का। तो इस पर हम लास्ट में आएंगे, तो लास्ट में जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसकी बात होगी ना। क्या क्या मांग रहा है, कह रहा है एंट्री बताओ, एक तो गुडविल की एंट्री मांग ली स्पेशली, वो चाहे आप वर्किंग नोट में करते हो, आपको कैपिटल अकाउंट के लिए चाहिए होते हैं, पर उसने स्पेशली बोला तो बना डालनी पड़ेगी। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो वही रिक्वायरमेंट्स है जनरल जो है। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तो आना ही आना है बेटा। तो ये हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेजिंग ही नहीं लिखी हुई, ये लिख देता हूँ मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। ये कैपिटल अकाउंट है एक तो, और ये बैलेंस शीट बननी है, एक एक करके देख लेंगे, और पहले आपके पास एंट्रीज आनी है। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गुडविल की एंट्री वाला पार्ट कर ले, क्योंकि उसने स्पेशली बोला है। या हम ऐसा कर सकते हैं, गुडविल की एंट्री के लिए जगह छोड़ दो, पहले रिवैल्यूएशन पे आ जाओ, जब कैपिटल अकाउंट पे आओगे तब एंट्री भी डालनी है, तभी डिस्कस करके एंट्री की बात हो जाएगी, और तभी आपके पास में उसकी पोस्टिंग भी कर देंगे, दैट इज मच बेटर, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की चीज़ें देखनी शुरू कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान देंगे, पेटेंट को रिड्यूस करना है बाय 20%। तो पेटेंट कितने का दिख रहा है सर, पेटेंट दिख रहा है हमें 30,000 का, 20% से कम करना है, तो 30,000 का 20% कितना हो गया, 6,000। तो 6,000 से कम करेंगे तो 2 पेटेंट, और बैलेंस शीट में कम होकर दिख जाएगा, तो 2 पेटेंट आ गया 6,000, और बैलेंस शीट में अब कम होकर दिख जाएगा 24 का, ठीक है ना। फिर मशीनरी 290%, तो मशीनरी कितने की है 60,000, तो इसे 90% पे लेके आना है। तो कम कितने से करा, 10% से, मतलब 6,000 से। तो ये आपके पास में 2 मशीनरी 6,000, और वो 60 में से 6 कम होके कितने पे आ जाएगा, 54 पे, ठीक है ना, वो 90% पे आ गया। फिर अगला क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू बी रेज टू 10%, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल 10% पे ले जाओ। अभी कितना है, अभी आपके पास है बेटा डेटर 50 का, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4 है। अच्छा, तो हमें कह रहा है वो 4,000 की बनाई हुई है, कह रहे 10% तक ले जाओ। अब 10% तक कितना बना, 50,000 का 10% हुआ 5,000, तो आपको 5,000 की प्रोविजन क्रिएट करनी है टोटल में। बनी हुई कितनी है, 4 की, तो कितनी एक्सेस है, इंक्रीज कितने से करना है प्रोविजन को, इंक्रीज बाय 1,000। तो अब 1,000 से बढ़ाएंगे, और 4,000 की तो ऑलरेडी बनी हुई है, 5 पे लेके जानी है, तो 1,000 से और बढ़ाएंगे। तो जो आपका आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो कितना आया देखो, रिवैल्यूएशन में 1,000, और साथ के साथ में यहाँ कितना हो गया, अब डेटर 50 माइनस प्रोविजन कितनी पहुंच गई, 10% के हिसाब से 5,000 और 45 आ गया नेट डेटर, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट ये वाला भी क्लोज हो जाता है, इजी पॉइंट था, कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट था, ये हो जाता है। लायबिलिटी कह रहा है प्रोविडेंट फंड की ओनली 6,000 ही है,
तो प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी हमने कितनी क्रिएट करी हुई है, एक नॉर्मल लायबिलिटी है, वो आपके पास 12 की है। कह रहे 12 की नहीं, उसकी ट्रू वैल्यू आज की 6 है। जैसे हम क्रेडिटर वगैरह कम ज्यादा करते हैं, एसेट कम ज्यादा कर रहे हैं, वैसे इस लायबिलिटी को क्या है, तो प्योर लायबिलिटी। तो 12 की बजाय 6 पे लेके आना है, तो 6000 का फायदा हो गया। भाई 12 की दिखा रहे हो, 6 पे लेके आना है, तो 6 से कम करना पड़ेगा ना। तो आपके पास में बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 6000, क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी 6 है, दिखा 12 पे रहे हो, तो 6 से कम करना पड़ेगा। तो जितने से कम करना पड़ा, और बैलेंस शीट में ट्रू लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 6000। कितनी आ गई, 6000, ठीक है ना। फिर लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6000 टू बी क्रिएटेड। अब बेटा यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन लिखा है, ये रिजर्व आपके पास नहीं बोल रहा, ये 12,000 की आपके पास लायबिलिटी क्रिएटेड है, रिजर्व नहीं बोल रहा। तो 12 की है और कह रहे 6,000 की क्रिएट करनी है, तो 12 की बनी हुई है, 12 की बनी हुई, वो रिजर्व नहीं बोल रहा। कि बच्चा सोचता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है, कि हमने प्रॉफिट्स को अलग से निकाली, ये हमने लायबिलिटी अलग से क्रिएट करके रखी हुई, जो लायबिलिटी है जो देने हैं पैसे, और कह रहा 6 की और बनाओ, 6,000 की बनानी है। तो 6 की लायबिलिटी बनाओगे तो लायबिलिटी कितने की पहुंच जाएगी, 12 + 6 करके 18। तो ये 6 का नुकसान हो गया, टू वर्कमैन कंपनसेशन आपके पास 6,000, और ये आपकी लायबिलिटी होगी वर्कमैन कंपनसेशन की 18,000। 12 तो थी, प्लस 6 करके 18, ठीक है ना। इट इज एज्यूम कि हमने बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो है उसे लायबिलिटी माना जाए, क्योंकि उसने वर्ड आगे रिजर्व नहीं लगाया, ठीक है ना। अगर अब बच्चा इसमें कई बार क्या सोचता है, पिछले क्वेश्चन की तरह कि भाई 12 का रिजर्व बना हुआ है और 6 की ही लायबिलिटी है, तो फिर बच्चा सोचता है अच्छा 6 वाले को हम बांट देंगे पार्टनर में, वो फिर अलग इंटरप्रिटेशन हो जाती, भी 6 एक्सेस है नहीं। यहाँ कह रहे 12 का ऑलरेडी बना हुआ है, और कह रहे टू बी क्रिएटेड, तो बेसिकली 6 की आपके पास बनानी है। तो 12 की ऑलरेडी है, 6 की बनाने की, तो 18 हो गई वो, नॉर्मल किसी लायबिलिटी की तरह, जैसे प्रोविडेंट फंड की कम करी, वर्कमैन कंपनसेशन की बढ़ा दी, ठीक है ना। वो आपके पास ये इंटरप्रेट किया जा रहा है। दूसरा करा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मानते हो कि मैं नहीं, हम मान रहे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो फिर वही करते 12 में से 6 लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देते सीधा, बैलेंस शीट में 6 की लायबिलिटी दिखती, और 6 बचा हुआ पार्टनर बन जाता, फिर रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं होना था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास चीजें आ गई, ये वाला पॉइंट भी क्लोज हो गया, यस सर। फिर कहते हैं जेड इन्वेस्टमेंट्स को लेके जाएगा मार्केट वैल्यू पे, तो इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे लेके जाना, पहले मार्केट वैल्यू पे लेके तो आओ। तो इन्वेस्टमेंट है कितने के सर, 25,000 के है, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 27,600। तो 25,000 की चीज को 27,600 पे लेके आना है, तो इंक्रीज करना पड़ेगा कितने से पहले, 2600 से। तो 2600 से बेटा पहले बढ़ाओ, 2600 से पहले बढ़ाओ, तो इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जाएगा। तो बाय इन्वेस्टमेंट 2600, 2600 से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, और अब इन्वेस्टमेंट कितने पहुंच गई, 27,600 पे। अब वो क्या बैलेंस शीट में दिखेगी 27,600, नहीं, वो पार्टनर लेके जा रहा है, तो वो पार्टनर कैपिटल में मैं दिखा के छोड़ देता हूँ, वहां टू इन्वेस्टमेंट्स करके देखो, ये दिख रहा होगा 27,600, अभी चेक करा दिया, ये तो पार्टनर ही लेके ना सेट, तो बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो पार्टनर उसे पहली एंट्री डाली इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 2600, तो वो 27,600 पहुंच गई, और फिर पार्टनर लेगा तो जेड कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, तो वो खत्म ही हो गई, वो खत्म ही हो गई, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने क्लोज कर दिया। बाकी तो ड्यू का है और गुडविल का अलग से बात है। तो रिवैल्यूएशन को आप क्लोज कर सकते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन की जो भी चीज़ें थी आप देखो टिक हो जाएगी सारी। हाँ सर ठीक होगी, ये लॉस आ गया, और ये लॉस है अब आपका, और रेशियो क्या इनके बीच में 3:1 है, तो 3:1 स्टार्टिंग में दे रखी थी, तो 3:1 में बढ़ रहा होगा लॉस, ओल्ड रेशियो जो है, तो 3:1 में आपका डिवाइड हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन 3:2:1। यहाँ तक हमारा पार्टनर कैपिटल वाला पार्ट कंप्लीट हो, मतलब रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब पार्टनर कैपिटल पे चलते हैं, तो पार्टनर कैपिटल में तीनों की कितनी है, 78, 42, 31, 78, 42, 31, ठीक है जी। कोई रिजर्व दे रखा है, नहीं रिजर्व नहीं, हाँ एक चीज़ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये किसके लिए बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट में कल को फ्लक्चुएशन होगी, अरे इन्वेस्टमेंट तो रही नहीं, तो इसको क्या करोगे, पार्टनर में बांट के खत्म करोगे ना भाई, इसलिए बनाया जा रहा है, कल को अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो उसके लिए है। तो क्या होगा, आपके पास में 6,000 को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो फायदा है, प्रॉफिट्स को अलग से निकाल के रखा तो बढ़ जाएगा, 3:1 की रेशियो में 3,000, 2,000, 1,000, ठीक है ना। या अगर हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होती तो मैं पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को यूज करता, अगर उससे ज्यादा होती तो मैं रिवैल्यूएशन के थ्रू डालता, वो अल्टीमेटली वहां पे यूज हो जाना था, ठीक है ना। तो वो खत्म हो ही जाना है, आपका खत्म हो ही जाना है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब कोई और चीज है, यस सर, एक गुडविल दिख रही है 12,000 की, तो गुडविल क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बांट के खत्म करो, तो 2 गुडविल आ जाएगा, 12,000 को बांटा ओल्ड रेशियो में,
हाँ, इसकी एंट्री भी मांगी थी, तो एंट्री भी डाल दो भैया, भूलना नहीं है। तो टोटल गुडविल आपके पास में जो है, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है XYZ टू गुडविल A4212,000 एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इसकी एंट्रीज भी मांगी थी ना अलग से, तो इसको भी राइट ऑफ की एंट्री डालनी है। राइट ऑफ की एंट्री डाल के दिखानी है, उसने स्पेशली मांगा था एंट्रीज रिलेटिंग टू गुडविल। तो आपका ट्रीटमेंट भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो गुडविल की वैल्यू लगाई गई थी। तो गुडविल की वैल्यू कितनी लगाई गई थी? 60,000। अलग से कोई न्यू रेशियो बताई नहीं, तो होगा क्या कि गेनिंग रेशियो बेटा वही हो जाएगी। जेड पार्टनर बाहर जा रहा है तो 3:2 में बढ़ जाएगा। उसका हिस्सा कितना बनता है? 60,000 का जेड का हिस्सा बनेगा 60,000 में 1/6, 10,000। और वो दोनों पार्टनर किसमें आपके पास गेन कर रहे हैं? गेनिंग रेशियो क्या है? कुछ नहीं बोल रहा, तो 3:2 है। वो दोनों मिलके आपके 3:2 में कंपनसेट कर रहे हैं 6,000 और 4,000। उसको 10,000 देना है। आपने वही क्रेडिट इनवोल्ड डेबिट इन्यू करना है तो वो कर लो। क्रेडिट इनवोल्ड करोगे तो 3:1 में बांटा वाले क्रेडिट, डेबिट इन्यू करोगे 3:2 में कर दोगे, नेट इफेक्ट वही आएगा। तो XY2Z हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनी? XY2Z कैपिटल 10,000 देना है और वो 3:2 में दे रहे हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है ना। तो वो आपके पास एंट्री आ गई। तो जेड को जो शेयर देना है वो क्रेडिट हो गया और दोनों पार्टनर्स डेबिट हो गए इन देयर गेनिंग रेशियो 3:2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वाई एक्स एंड वाई कैपिटल 6 और 4 10, और ये आपके दोनों डेबिट हो गए, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई डेबिट हो गया, जेड क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, यस सर। अब आपके पास बात करते हैं बेटा, ये इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो चुकी है। कुछ चीज़ें जो यहाँ बैलेंस शीट में बची हुई है, अगर मैं देखूँ उसको, स्टॉक था 3650 का और क्रेडिटर है 31 के, एक्सेप्ट फॉर बैंक। तो इन दोनों को टिक कर देते हैं। स्टॉक है और बैंक है, आपका क्रेडिटर है। बैंक में हम आपके पास अलग से बात कर लेंगे। बैंक का वैसे कितना दे रहा है? 8350 दे रहा है, तो मैंने ब्रैकेट में डाल के छोड़ दिया 8350। अब हम क्लोजर की तरफ चलते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले तो बेटा जो एक्स और वाई है उनको तो खत्म ही करना है, उनका कुछ नहीं बोला। यस सर, बैलेंस कैरी डाउन है, बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो ये दोनों का तो बैलेंस दिख गया, बात खत्म हो गई। अब आते हैं जेड के ऊपर। जेड का उसने क्या बोला? जेड का बोला जो देना 50% तो आज ही दे दो भैया। तो आपने बैलेंस निकालना है और देखना है बनता कितना है उसका 50%। तो आप सिर्फ जेड को क्लोज करो और जेड का बैलेंस देखो कितना बनता है लास्ट में। तो 31 प्लस 1000 प्लस 6 प्लस 4, 42 माइनस 2000 माइनस 1733 माइनस 27,600, 10,0667। अब इसका 50% तो पे ही कर रहे हैं, जो कि आया बेटा 5334। चेक कर लो, आधा डेसिमल में जा रहा है ना, तो हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो 5334 जो आपके पास है वो हमने आज ही पे कर दिया। तो वो 2 बैंक आ गया 5334, और इतने से बैंक कम हो जाएगा यहाँ पे 5334। तो आप बैंक भी देख सकते, बैंक का कुछ और नहीं है, 5334 करके बैंक भी खत्म हो गया। अब कहता है जनरली क्या होता है, बैलेंस बच जाता है लोन में चले जाता है। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट लिख दी। कहता है जो बचा हुआ रहेगा ना 50%, उसका जो आधा है वो 1 साल में दोगे, और जो है बाकी उसका बिल आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक बिल पकड़ा के छोड़ दिया, मतलब जो बचा हुआ आधा है उसके भी 2 हिस्से कर दिए। उसके आधे का 1 साल बाद देंगे, वो नॉर्मल लायबिलिटी है, और आधे का आपको बिल एक्सेप्ट करके छोड़ दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। तो 5333, और इसके 2 हिस्से कर दिए। जो आधा है वो आफ्टर 1 ईयर है, और जो आधा है उसका बीपी दे दिया। तो वो 2 जेड लोन चला गया और 2 बिल पेबल हो गया, आधा आधा। तो वो डेसिमल का है, तो आप जैसे मर्जी 2,666 और 2,667 जैसे लिखना वो लिख सकते हो। तो वो आ गया। तो बैलेंस शीट में जेड लोन दिख गया 2,666 का, और आपके पास एक बिल पेपर दिख गया। वो जैसे मर्जी आप लिख लीजिए। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने महान काम किया है, जेड लोन के सामने लिखा है 2,667, पर बैलेंस शीट में जाते हुए उसको उल्टा कर दिया। मतलब वो जो ऊपर लिख रहे वही नीचे लिखना, वो गलत लिखा हुआ है। आइडिया अगर ऊपर वो लिखा है तो ये 7 होना चाहिए था,
और फिर ये 6 होना चाहिए था। वो जैसे मर्जी कर लो, मतलब एक ही फिक्स रखोगे ना, ऊपर जो लिखोगे वही नीचे आएगा। ऊपर 667 और 666 है तो नीचे वही लिखोगे ना बैलेंस शीट में, तो वही आएगा। और आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान देना, आधा आज ही दे दिया, आधा जो है उसका आधा हिस्सा अगले 1 साल बाद देंगे और उसका आधा हम अपने पास बिल आपके पास एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ा दिया विदाउट इंटरेस्ट वगैरह का, तो वो 3 महीने बाद पेबल होगा, वो तो बात की बात है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सारी बातें वो गेनिंग रेशियो वगैरह निकाल के दिखा दी, और वर्कमैन कंपनसेशन को हमने क्या माना था, लायबिलिटी अपने पास ट्रीट किया था, ठीक है ना। तो विद दिस आपके पास ये वाला क्वेश्चन क्या होता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है ना। यस सर। नाउ बेटा हम बढ़ते हैं अपने पास अगले क्वेश्चन की तरफ जो है। सो पार्ट नंबर बी है इस क्वेश्चन का, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमारा एनपीओ जो चाहिए था चैप्टर, उसका क्वेश्चन आ गया। रिसीट पेमेंट दे रहा है, इन्फॉर्मेशन देगा और उससे बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो रिसीट साइड है, पेमेंट साइड है, एक एक करके आइटम हम देखते जाएंगे। इन्फॉर्मेशन में कुछ चीजें आपको दे रखी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन जैसे किस किस चीज को लेके पॉइंट है बेटा, एक सब्सक्रिप्शन को लेके पॉइंट है, एक इंश्योरेंस प्रीमियम का है, एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, अभी देखते हैं करके। फिर डोनेशन का एक पॉइंट है, हमें सिर्फ टैगिंग है एक बार के लिए ताकि जिस पॉइंट पे जब आएंगे तो पता होगा। एक एंट्रेंस फीस का पॉइंट है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है कुछ, और बिलियर टेबल करके लिखा है उसने। तो ये 5-6 पॉइंट्स आपको दिए हुए, 6 पॉइंट्स है इनफैक्ट, और कुछ आपके पास में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ना हमें जो चीज़ें बनानी होती है बेटा, ऑब्वियसली क्या बनाना है आपके पास, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनना है, वो आपका बन जाता है, एक फॉर्मेट में आ जाता है। एक आपकी बैलेंस शीट आ जाती है जो रिक्वायरमेंट है। हाँ, वर्किंग नोट्स में एक ऑब्वियसली आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी निकल आएगी ताकि ओपनिंग कैपिटल फंड हम बना सके, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाती है, और कुछ अगर वर्किंग नोट्स बनाएंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द इन्फॉर्मेशन, हम क्या करते हैं सबसे पहले 1 बाय 1 पॉइंट्स वाले पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन इस साल की एरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग जो मिली नहीं है वो कितनी है 1200, और एडवांस में जो अगले साल की मिल चुकी है वो 550 है। बस यही पॉइंट सब्सक्रिप्शन के बारे में उसने लिखा है मुझे। तो सब्सक्रिप्शन एरियर्स वाला क्या होगा, जितना मिला उसमें ऐड हो जाएगा, और जो एडवांस है जो अगले साल का मिल गया वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सब्सक्रिप्शन मिली कितनी है 10,000 है बेटा, 10,000 मिली है, उसमें 1200 ऐड हो जाएगा और 550 माइनस हो जाएगा। तो और कुछ नहीं दिया हुआ, तो 10,000 है, 1200 आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड हो गया, और क्लोजिंग एडवांस माइनस हो गया, ओपनिंग वाला कोई था ही नहीं। आपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो नीचे लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिवली आप इसे लेजर अकाउंट भी बना सकते हैं। तो ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस है क्लोजिंग वाले वो बैलेंस शीट में दिख जाएंगे। तो 10,650 की आपकी बाय सब्सक्रिप्शन की इनकम आ गई, और जो आपका आउटस्टैंडिंग और एडवांस है वो इधर बैलेंस शीट में दिख गया, एडवांस वाला लायबिलिटी साइड में प्री रिसीव्ड जो है, और जो आउटस्टैंडिंग है रिसीवेबल वो आपका यहाँ पे आ गया 1200। तो वो आपके पास में 1200 है, ये वाली वैल्यू है, 1200 थी ना, यस। तो सामने नहीं लिखी हुई, वो थोड़ा सा ध्यान से, वो आपके पास में थोड़ा सा ऊपर हुआ है, तो वो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग जो है वहाँ पे आ गया। देन अगला कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 80 रुपये। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है बेटा, खर्चे के रूप में दिख रहा है कितने का, 300 का। तो 300 है, पर अभी देना बाकी है आउटस्टैंडिंग 80। तो क्या होगा सर, खर्चा ऐड होकर डलेगा इंश्योरेंस प्रीमियम का, 300 प्लस 80, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया। बेटा जब तक ओपनिंग नहीं बोलेगा, ये ओपनिंग नहीं है, सारे क्लोजिंग ही है ऑब्वियसली, ओपनिंग वाले होंगे तो बोलता है ना। और ये साथ में आउटस्टैंडिंग प्रीमियम कहाँ दिख गया, बैलेंस शीट में दिख गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल जो है 80 का आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड दे रहा है 90 का, तो मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड माइनस हो जाएगा, वो 500 है, 500 में से क्या हो गया 90 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस साल में अगले साल का दे दिया तो प्रीपेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिसलेनियस एक्सपेंस जो डलेगा वो कितना डला 410, 500 में से 90 माइनस हो गया, तो 410 हो गया, और 90 रुपये कहाँ दिख गया, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये 90 ये लिखा हुआ है, पर ये अगले पेज पे लिखा हुआ, मैं यही लिख देता हूँ, मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड, मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड 90। तो यहाँ से मैंने वर्ड काट दिया ये वाला, ठीक है ना, वो अमाउंट वहीं लिखा हुआ था, या इसके सामने अमाउंट लिख देता मैं, एक ही बात है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। फिर ये पॉइंट हो गया, 50% डोनेशन का कैपिटलाइज करना है, तो जितनी डोनेशन मिली आधा कैपिटलाइज आधा यानी कि रेवेन्यू। तो डोनेशन आपके पास कितनी मिले 7,000, 7,000 का आधा हो गया, तो आधा इनकम एक्सपेंडिचर में और आधा कैपिटल फंड में। तो बाय डोनेशन 50% 3,500, और बाकी आधा आपका कैपिटल फंड में ऐड हो गया 3,500। इजी पॉइंट, इजी पॉइंट, ठीक है जी।
अगला पॉइंट, अगला किसको लेके, एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू ही मानना है, खुद ही लिख दिया असम्पशन की कोई लोड ही नहीं, तो एंट्रेंस फीस जितनी है सारी इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, सारी रेवेन्यू है। तो ये एंट्रेंस फीस हमें मिली हुई है 1500, तो वो सारी इनकम एक्सपेंडिचर में चलेगी, बाय एंट्रेंस फीस आपके पास आ जाएगी 1500। ठीक है जी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। फिर 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। तो बेटा इन्वेस्टमेंट्स है हमारी कुछ, वो अलग से इस ओपनिंग में तो नहीं कुछ बोल रहा, तो ये इन्वेस्टमेंट जो आप देखोगे तो परचेज करी हुई इन्वेस्टमेंट्स कितने की, 6000 की, तो ये तो एसेट साइड पे आ गई 6000। तो ये अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट 6000 की आ गई। अब उसने बोला है इस पे हमारा 8% इंटरेस्ट है जो एक्रू हो चुका है 5 महीने का, तो इतना एक्रूड है जो बनता था और नहीं मिला, बनता था और नहीं मिला, मतलब इसमें दो असम्पशन है, मैं दोनों बता दूंगा। तो हमें मिल कितना चुका है, 100 रुपए, तो मिला चुका है, ये आपका रिसीव हो चुका है 100 रुपए, और 6000 रुपए 8% 5 महीने का ऐसा है जो एक्रूड हो गया, बेसिकली एक तरीके से वो कि जो बनता था और नहीं मिला, 200 रुपए। तो हमारी टोटल इनकम कितनी होगी, 300। 100 तो मिल गया वो तो रिसीट पेमेंट में, और 200 ऐसा है जो बनता था नहीं मिला, तो ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 200। 100 तो एक रिसीट साइड में और इनकम में, 200 के दो इफेक्ट हो गए, एक नहीं मिला तो एसेट साइड पे आ गया और एक इनकम बढ़ा दी। हाँ, यहाँ पे एक और असम्पशन है जो ली जा सकती है, सिंस उसने मुझे ये एक तरीके से बच्चा इसकी इंटरव्यू लेता है कि बनता ही इतने महीने का था, मतलब कि अगर आप देखो अभी 5 महीने का 200 बना, तो जो मिला था 100 रुपए वो कितने का हुआ, 2.5 महीने का हुआ, तो हमने बोला 2.5 महीने का मिल गया, 5 महीने का नहीं मिला, तो टोटल मिला के 300 रुपए हो गया। यहां पे एक और इसकी लिंक्वेज की इंटरप्रिटेशन आ सकती है, बच्चे कहते हैं कि सर हमारा इस साल बनता ही 5 महीने का है, मतलब दिस मींस कि इन्वेस्टमेंट 7 मंथ्स पे बाद खरीदी, तो इस साल का बनता ही 5 मंथ्स का है, ये इंटरप्रिटेशन है, विच मींस कि इनकम ही इस साल की 200 रुपए है, जिसमें से 100 मिल गया तो 100 एक्रूड आता, एक्रूड बट नॉट ड्यू जो आपका कहने का, तो वो भी एक इंटरप्रिटेशन है जो कि इंस्टीट्यूट ने यहां पे लिख के दी है कि अगर आप ये मानते हो कि बनता ही अगर 5 महीने का, ये हमने क्या माना, जो बनता था और नहीं मिला, तो यहां पे लिखा हुआ है इंटरप्रेटेड एज इन्वेस्टमेंट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो आप क्या अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट एक्रूड 200 वो आपका, जिसमें से 100 मिल गया और रिमेनिंग 100 को आप येट टू बी रिसीव मानते हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इनकम एक्सपेंडिचर में 200 जाता है और एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में 100 आता, वो आपके पास दोनों में से कोई भी ले सकते हो, पर प्रेफरेबल ये है कि हम जब एक्रूड वर्ड लिख रहे हो तो हम ये मान रहे जो बनता था और नहीं मिला, ना कि जो टोटल बनता कितना, डेट वगैरह लिखता है तो उससे वो निकला जाता है, ठीक है ना, तो इस वजह से वो वाला मेन आंसर मिलेगा, पर ऑल्टरनेटिव आपके पास बता दिया गया, ठीक है। फिर कहता है एक बिलियर्ड टेबल है कॉस्टिंग 30,000 का, जो खरीदा था पिछले साल, ये तो पिछले साल खरीदा था, और 20,000 इसकी पेमेंट कर दी थी, तो बेटा बिलियर्ड टेबल हमने लास्ट ईयर खरीदा 30 का और पेमेंट 20,000 लास्ट ईयर कर दी थी, तो अभी भी 10,000 देने बाकी हो गए ना, तो ओपनिंग में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एक एसेट आएगा 30 का और लायबिलिटी में 10,000, क्योंकि 10 तो देना बाकी है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट की बात होगी पहले, तो बिलियर्ड टेबल 30, सिंस लास्ट ईयर 20 ऑलरेडी दे चुके हो तो अभी भी क्रेडिटर है 10 का। अभी लास्ट ईयर की बात हुई है, अब इस साल में देखो क्या हुआ, इस साल में क्या लिखा है बेटा बिलियर्ड टेबल पेमेंट साइड पे डला हुआ है 10, मुझे पता है पेमेंट किसकी होगी, सर ऑब्वियसली जो पिछले साल का 10 देना बाकी है उसी की दी होगी। अगर आप कहते हो कि 10 और खरीदा है फिर तो वो 10 अभी भी देना बाकी हो गया, ले सकते हो, भी इंस्टीट्यूट ने नीचे असम्पशन में लिखा है, पर प्रेफरेबली क्या है, जो पिछले साल 10 देना बाकी, जो पिछले साल का खरीदा था उसकी 10,000 की पेमेंट करिए ना, तो लास्ट ईयर वाले की है, तो इससे क्या होगा, अब लायबिलिटी में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो 10 जो ओपनिंग में था वो तो खत्म हो गया। हाँ, अब उस पर डेप्शन वगैरह नहीं है, तो वो एज इट इज 30 जरूर दिख जाएगा बैलेंस शीट में, तो 30 का बिलियर्ड टेबल जरूर आ गया, और लायबिलिटी में कहीं कुछ नहीं आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में तो इसकी डेप्शन ही आनी थी, अगर आती वो डेप्शन का रेट वगैरह बोलता, तो जो 10 पे किया हमने कौन सा पे किया, लास्ट ईयर वाला, ठीक है ना, तो वो क्लोज होगी लायबिलिटी। हाँ, इंस्टीट्यूट ने नीचे लिखा हुआ भैया कि अगर आप ये मानते कि 10,000 को हमने तो पेमेंट मानी है, इट कैन ऑल्सो बी अज्यूम्ड कि ये नए बिलियर्ड टेबल का है, तो फिर उस केस में बैलेंस शीट में बिलियर्ड टेबल कितना दिखता है, 40, 30 पहले 10 और ऐड हो गया, और जो 10 की लायबिलिटी थी वो भी दिखती रहती अभी भी कि भाई वो देना बाकी है, ले सकते हो। बट टेक्निकली यार खुद सोचो, 30 का है, पिछले साल के 10 देने हैं, तो वो जो पेमेंट करी है वो 10 पिछले की करी है ना यार, उसमें तो फिर मतलब आइडली वही बनता है जो उन्होंने फर्स्ट आंसर दिया हुआ है, पर उन्होंने बोला अल्टरनेटिवली बच्चा कर, तो इसलिए आप देखें ना, ऐसा नहीं होता कि आंसर्स एक ही हो सकते, कई बार इंटरप्रिटेशन बच्चा अगर जो लेता है तो उसको नीचे नोट लिख दे कि हमने ये माना है, तो आपको तो भी नंबर पूरे ही मिलेंगे, ठीक है।
अब बची हुई चीजें बस इसकी रहेगी बेटा। ओपनिंग कैश और बैंक जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चले गए 8100 और 15000, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आगे आप चेक करेंगे 8100 और 15000, ठीक है जी। और जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग में डाल देता हूँ 4500 और 11050, तो ये क्लोजिंग में आ जाएंगे कैश और बैंक 4500 और 11050, तो ओपनिंग वाले ओपनिंग में, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग में। बाकी चीजें देखते चलो। इंटरेस्ट जो बैंक से अलग से मिला 400 रुपये, तो ये इनकम साइड आ गया, इंटरेस्ट रिसीव 400। बची हुई चीज़ों को तो कोई दिक्कत ही नहीं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे 250, तो मिसलेनियस इनकम के भी आगे 250 रुपये। फिर आपके पास कह रहे हैं ड्रामा टिकट्स के 1250 और उसके खर्चे भी दिए हुए, ड्रामा एक्सपेंसेस 500, तो नेट दिख जाएगा उस एक्टिविटी का। टिकट पेज क्या है 1250 और टिकट के खर्चे कितने हैं 500, जो आपके पास ड्रामा एक्सपेंसेस है, तो नेट आ गया 750। तो सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स माइनस खर्चे करके आ गया। आपने अलग अलग दिखाने कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेफरेबली अगर कोई एक्टिविटी है उसका नेट आ जाए, ठीक है ना। फिर सैलरी का खर्चा है 3000, रिपेयर का खर्चा है 500, तो दोनों आगे एज इट इज खर्चे वाली साइड, 3000 और 500 सैलरी और रिपेयर। फिर फर्नीचर खरीदा भाई, ये तो फिक्स एसेट है 7000 का, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख जाएगा, फर्नीचर 7000 का, ये रहा नीचे बैलेंस शीट में एसेट साइड 7000 का। फिर क्या बचा है बेटा, पेपर इंक वगैरह जो भी खरीदी है आपने 250 की, वो एक खर्चा आ गया 250 का खर्चा। लो जी, सारी चीजें आपकी हो गई। नाउ जस्ट क्लोज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से देखोगे तो ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा बेटा कितना 43100, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये कहाँ दिख जाएगी, इनर कॉलम में 43100। और इधर आपका इनकम एक्सपेंडिचर सारा क्लोज हो गया है, आपके पास ये आ गया सरप्लस। और ये इधर ऐड हो गया सरप्लस एक्सेस जो भी है, और आपका एक क्लोजिंग कैपिटल फंड आ गया। क्लोजिंग कैपिटल फंड आ गया। आप देखेंगे सारी की सारी चीजें आपके आंसर की टिक्ड है, आपकी बैलेंस शीट टिक हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, किया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल आपके पास नोट्स में, ऐसा कोई बिल्कुल भी इसमें नया पॉइंट नहीं था बेटा, नया पॉइंट नहीं था, ठीक है ना। नो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 5 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 5 बेटा इसका पार्ट नंबर है इन्वेंट्री का, दिख रहा है आपको क्वेश्चन जो है ये। तो आते हैं, वो कहता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन 23rd ऑफ जून, वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज 4,80,000, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुई 23 जून से लेकर 30 जून तक। तो पहले का स्टॉक दे रहा है और आगे की ट्रांजेक्शन तार, तो सीधा जाना है, एक प्रकार से सीधा जाना है, नॉर्मल जो खरीदोगे ऐड हो जाएगा, जो बिकेगा एक तरीके से उसकी कॉस्ट वगैरह माइनस हो जाएगी, वो चीजें दे रहा है। आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा है, आपसे बोल रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक। बेटा वैल्यू ऑफ स्टॉक है कितना एक्चुअली बुक वैल्यू, मतलब जो बैलेंस शीट में दिखने वाला स्टॉक है वो बताना है। फिजिकल स्पेशली बोलते हैं तो फिजिकल की बात होती है, वरना आपके पास बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक है जो बैलेंस शीट में दिखता है, ठीक है ना। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में जो हम क्लास में करते हैं, एक एक जीरो मेरे को लगता है ज्यादा ही है उस क्वेश्चन में, बस वही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट 480 से होगी, वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है 23 जून को। अब ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं, कह रहा है आउट ऑफ द गुड्स कुछ कंसाइनमेंट पे भेजे थे जिसमें कॉस्ट 24,000 के अभी भी अनसोल्ड है, मतलब 24,000 के कुछ बचे रह गए, तो क्या वो हमारा ही स्टॉक है जो कंसाइनी के पास पड़ा है? यस, हमारा ही स्टॉक हमारे एजेंट के पास पड़ा है, तो मेरे स्टॉक के अंदर क्या हो जाएगा, मेरा ही स्टॉक है तो ऐड हो जाएगा ना। तो वो 24,000 हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड हो रहा है अनसोल्ड स्टॉक जो कंसाइनमेंट पे भेजा था, कंसाइनमेंट मतलब एजेंट को भेजा गया जो उसके पास पड़ा, वो मेरे गवर्नमेंट पड़ा, एजेंट के पास पड़ा, मेरा ही स्टॉक है, वो आ जाएगा। फिर परचेज करी 40,000 की, जिसमें से गुड्स वर्थ 16,000 के डिलीवर हुए कब, 5 जुलाई को। तो हमने गुड्स खरीदे, तो जो खरीदे ऐड हो जाएगा। हाँ, 16,000 के बाद में भाई खरीद तो लिए ना, तो ओनरशिप आ गई, हाँ वो भी रस्ते में है, तो आपके लिए तो क्या, जो 24,000 खरीद लिए और मिल गए वो भी आ जाएंगे, और जो नहीं मिले वो भी आ जाएंगे, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक बताना है। फिजिकल स्टॉक बताना होता तो मैं 24 ही लेता, ठीक है ना, फिर तो कंसाइनमेंट वाला भी ऊपर वाला ऐड ना करते, यहाँ 40 पूरा आ जाएगा, 24 जो मिल गए और जो 16 नहीं मिले, तो परचेजेस 24 और जो रस्ते में है 16 वो भी, आप सीधा 40 भी लिख सकते हैं। तो वो आ गया। खरीदे जो ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हम सीधा जा रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पहले का है, जो अगले एक हफ्ते में खरीदे वो ऐड हो गए, जो बिकेंगे उसकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब कहते हैं सेल्स टोटल में 136 की हुई है, जिसमें गुड्स वर्थ 32,000 हमने भेजे थे अप्रूवल के लिए, हाफ ऑफ द गुड्स तो उसने वापिस ही कर दिए, तो वापसी होगी, रिटर्न ही नहीं, बट कोई इंफॉर्मेशन बाकी की नहीं पता, तो हाँ उनका भी वेटिंग टाइम है, अभी आपके पास सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है। गुड्स को वैसे बेचते कॉस्ट प्लस 25% पे,
हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 24,000 जो बेचे गए वो 12,000 पे बेचे गए। ओके बेटा टोटल गुड्स जो है उसमें से आधों का तो रिटर्न ही आ गया, आधे अभी भी पड़े उसके बाद अप्रूवल बेस वो बात अलग है। तो अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे आपसे बात करता चाहता हूँ, सेल बेटा जो टोटल उसने दी है हमें 136,000 है, माइनस जो रिटर्न करे, माइनस जो रिटर्न करे। अब रिटर्न कितने करे, रिटर्न करे आपके पास बेटा यहां पर में हमारे पास क्वेश्चन के अंदर में अगर हम देखेंगे रिटर्न के बारे में, बेटा यहां पर में अगर हम देखते हैं टोटल में 136 की सेल है जैसे क्वेश्चन ने बोला, इसमें से 32,000 के हमने अप्रूवल बेस पे भेजे, इसमें से आधे क्या हो गए वापिस ही आ गए, तो आधे तो रिटर्न हो गए ना, 32,000 का आधा, तो 32,000 का आधा हो गया बेटा 16,000, ये वापिस हो गया। तो हमारी एक्चुअल में सेल कितनी है 120। ऑब्वियसली इसमें सेल और अप्रूवल बेसिस वाली अभी आधी है जो सेल नहीं है वैसे, ठीक है ना, तो आधी तो वापस आ गई वो सेल से कट गई। अब इसमें नॉर्मल तरीके से मैं क्यों नहीं कर रहा, द रीजन इज क्योंकि इसमें दो प्रकार की सेल है, एक वो स्टॉक बिका है जो नॉर्मल कोर्स में बिकता है, एक वो स्टॉक है जो थोड़ा कम प्राइस पे बेचा आपने, खराब माल पड़ा होगा गोडाउन में, क्योंकि उसने बोली है बात है, कैसे बोली, उसने लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 24,000 के इसमें से 12 में बेचे हैं, तो 24,000 वाले 12,000 में बेचे बेटा, तो सेल कितने में करे है 12,000 में, कॉस्ट कितनी थी 24, तो इनको बेचने पे क्या हुआ लॉस कितने का, वैसे 12 का, ठीक है ना। हाँ अब बची हुई सेल जो है वो अब नॉर्मल सेल से हटके जो बची हुई होगी वो होगी 120 माइनस 12, मतलब कि 1,08,000, और इसमें मेरा प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट है उसने बोला है कॉस्ट प्लस 25%, इसका मतलब होता है अगर 100 की चीज है तो प्रॉफिट 25 ऐड करके हम कितने बेचते हैं 125 में, तो ये 25/125 हो गया 1/5, तो 1/5 कितना हुआ 21,600, तो गुड्स की कॉस्ट कितनी आई बेटा 86,400। तो यानी कि हमने इस साल में जो गुड्स बेचे, इस साल में नहीं मतलब इस एक हफ्ते में जो गुड्स बेचे उनकी टोटल कॉस्ट कितनी, क्योंकि हम तो कॉस्ट माइनस करनी है, 86,400 एक गुड्स की कॉस्ट है और 24,000 एक की है 110,400, तो इतनी कॉस्ट क्या कर दी जाएगी माइनस कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स है 110,400, आप देख सकते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो था, वो वर्किंग नोट वगैरह वो वैसे ही करके दिखाया हुआ है आपके पास में। आप क्या कर सकते हो सेल में से आप जीपी माइनस कर दो, जीपी में वही लिया हुआ है, सारा चीज़ वही करी हुई है, क्योंकि वैसे कुछ में प्रॉफिट है कुछ में लॉस है तो वो करके वैसे किया हुआ है। हाँ अब क्या जो 12,000 के गुड्स 16,000 के गुड्स हमने और दिए थे वो अभी उनका अप्रूवल आया कि नहीं आया, सर नहीं आया, जो वापिस हो गया चलो तो सेल ही नहीं, बाकी को तो आपने सेल मान लिया, अगर उनका तो अप्रूवल ही नहीं आया वो हमारी सेल थोड़ी ना है, तो आपने तो माइनस कर दिया, तो उनकी कॉस्ट वो गुड्स किसके पास पड़े कस्टमर के पास पड़े हैं, तो मेरे गुड जो कस्टमर के पास पड़े हैं वो मेरी सेल तो थी नहीं, मैंने तो सेल में कंसीडर कर लिया ना, जो बचे हुए आधे थे, तो इसलिए उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे जो अप्रूवल बेसिस पड़े, वो 16,000 के थे और 16,000 में प्रॉफिट कितना है उनमें 1/5 3,200, कॉस्ट कितनी होगी 12,800, 80% बेसिकली, तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार के लिए उन्हें सेल कंसिडर करके माइनस तो कर दिया, सर हमने माइनस किया तो है, यही बच्चा कंफ्यूजन करता है बेटा, ये जो माइनस किया ये आधा वो किया जो वापिस ही कर दिए, वो तो सेल है ही नहीं, तो बाकी आधे को तो आपने सेल मान लिया ना, वो तो 136 के अंदर जुड़ा हुआ है, वो तो जुड़ा हुआ ही है, तो इसलिए आपके पास वो भी तो क्या कहते हैं वो भी तो आपके क्या सेल है नहीं है, क्योंकि वो अप्रूवल ही नहीं आया, तो आपने सेल कंसीडर करके एक बार माइनस किया, इसीलिए उसकी कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, वो हमारे ही गुड्स है जो कस्टमर के पास पड़े, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी ऐड होके डल गई, ये आपके पास माइनस हो गया, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, कितनी वैल्यू के स्टॉक है 30 जून को, कितनी वैल्यू का स्टॉक है 30 जून को, तो वर्किंग नोट आप जैसे मैंने बनाया वैसे बना सकते हैं, और ये ऑल्टरनेटिव एक तरीका दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने कि जहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बना के कुछ चीजें डाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स और जीपी करके तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और उसमें बाकी एडजस्टमेंट आप कर लेंगे गुड्स इन ट्रांजिट कंसाइनमेंट वगैरह की, तो वो ऑब्वियसली एक कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है, आप स्टेटमेंट फॉर्म में करेंगे आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना।
नाउ अगला जो बेटा क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहता है, कहता है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू सब पार्ट्स इधर वन और टू, मतलब इसमें क्या दो सब पार्ट्स है, इंटरनल चॉइस होगी एक क्वेश्चन में, ओवरऑल चॉइस तो है, इंटरनल भी है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है पीक्यूआर एसोसिएट्स ने कंप्यूटर खरीदा था 1 अप्रैल 20 को 2 लाख रुपए का, और उस पर डेप्शन लगा रहे 20% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। उन्होंने कुछ और भी एडिशंस करी 1 अप्रैल 21 को और 1 अप्रैल 23 को। कहते हैं 1 अप्रैल 23 को जाके हमने डिसाइड किया कि मेथड चेंज कर दिया स्ट्रेट लाइन बेसिस पे और डेप्शन लगा रहे हैं अब, एज्यूमिंग की लाइफ सारे के सारे कंप्यूटर्स की जो है अब वो 8 साल है अब से, मतलब अब से 8 साल है, तो हमने 8 साल अब स्ट्रेट लाइन पे, पहले डब्ल्यू है फिर स्ट्रेट लाइन है। कह रहे कंप्यूटर का अकाउंट बनाओ ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 का। तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं सर, सिंपल है, जब तक मेथड चेंज हुआ तब तक पुराना चल रहा है, और जब नया आ जाएगा तो नया लग जाएगा। अब क्योंकि अकाउंट मांगी 31 मार्च 24 का रहा है, तो हमें 1 अप्रैल 23 का बैलेंस चाहिए, मतलब कि ये जो दो कंप्यूटर हमने खरीदे थे इन पे तो डेप्शन लग चुके ना, जो 1 अप्रैल 20 को खरीदा तो 20 21 21 22 23 3 साल की लगेगी, और जो 21 में खरीदा है उस पर 21 22 और 22 23 2 साल की लगेगी। किस रेट के हिसाब से, 20% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब डब्ल्यूडीबी। तो एक 2 लाख का और एक 1.5 लाख का है, तो इन पे 2 लाख वाले पे पहले लगी डेप्शन 20% के हिसाब से कितना आया 40, माइनस हो गया कितना रह गया 160, ठीक है ना। फिर 160 वाले पे 20% लगी 32, 128 रह गया, फिर 20 लगी 25 600 लग के इतना रह गया, तो ये फर्स्ट वाले कंप्यूटर की रहेगी। और जो 150 का खरीदा था उस पर दो ही बार लगेगी, एक बार 30 लगी तो 120 आ गया, फिर 24 लगी तो 96 आ गया। बस इन दोनों को ऐड करना है और ये वैल्यू आपकी ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको वर्किंग नोट की जरूरत नहीं, हर साथ का थोड़ा ऐड करना है, बस आपको तो लास्ट के दोनों का निकाला और ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आपकी ओपनिंग आ गई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साल की। एक पे 3 साल की लगाई, इस पे 2 साल की लगाई, वैल्यू आ गई फर्स्ट डे की, ठीक है ना। अब इस साल में हमने एक और कंप्यूटर खरीदा है, उसने बोला 1 लाख का वो फर्स्ट डे ही खरीदा है, तो वो 1 लाख का फर्स्ट डे का कंप्यूटर आ गया टू बैंक 1 लाख। और अब कहता है अब से हमने डेप्शन का मेथड चेंज कर दिया, स्ट्रेट लाइन पे लेके आ गए, डब्ल्यूडीबी था स्ट्रेट लाइन आ गया। और स्ट्रेट लाइन के लिए उसने मुझे क्या बोला कि इनकी लाइफ क्या है, सभी की कितनी 8 साल ले लेना, तो 8 साल में डिवाइड करना है, तो बेटा इसको क्या करना है 8 साल में बराबर डिवाइड करना है, तो 8 साल में डिवाइड कर दो, तो 198 400 डिवाइडेड बाई 8, 24 800 इसकी होगी, और 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 करोगे 12 500 हो गए, तो एडेप्शन आगे आप ऐड करके कर दो यार, इतना मतलब अलग अलग क्यों दिखाना, जब फर्स्ट डे ही है, या तो अलग डे पे खरीदा होता तो बोलता मैं कि उसमें कुछ महीनों की बनती, फर्स्ट डे ही खरीदा है, ओपनिंग वाला तो है ही, फर्स्ट डे ही खरीदा, नया वाला भी, दोनों को टोटल करके डिवाइड बाई 8 कर दो और बाकी बैलेंस आ गया। बोनस लॉलीपॉप लड्डू क्वेश्चन है भैया, लड्डू, तो ये बैलेंस कैरी डाउन आ गया, इस साल का अकाउंट बन गया, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है बेटा देखेंगे, अगला कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और है रिलेट्स टू मिस्टर प्रेम, वो अपनी बुक्स को रखता है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ही इज नॉट एबल टू सर्टेन द अमाउंट ऑफ द बैड डेट जो उसकी हुई और सीक्स योर हेल्प, तो आपसे बैड डेट का अमाउंट मांग रहा है जिसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डेटर्स की, तो डेटर अकाउंट बना लेंगे। डेटर्स ओपनिंग दे दिए 6.5 लाख, क्लोजिंग दे दिए 8.5 लाख, तो डेटर अकाउंट को ओपनिंग क्लोजिंग आ गया 6.5 लाख और 8.5 लाख, तो ये आपके पास डेटर का अकाउंट का दिख गया, ओपनिंग 6.5 लाख क्लोजिंग 8.5 लाख, ठीक है जी। फिर सेल्स इस साल की 23-24 की 16 लाख है 16 लाख, उसमें से 80% क्रेडिट है, तो हमारे डेटर में कौन सी डलती है सिर्फ क्रेडिट सेल, तो 16 लाख का 80% ही आएगी बेटा टू सेल्स, 1280, ठीक है जी। फिर पेमेंट जो इस साल में मिली वो 750 मिली, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपीज 18,000 तो डिसऑनर ही हो गए, ओहो 18,000 के चेक तो डिसऑनर हो गए, तो चाहे बाय बैंक और फिर टू बैंक द्वारा हो जाएगा, या कंसीडर ही मत करो, तो 750 में से 18 माइनस होके डला तो 732 हो गया, या आप क्या करोगे 750 पूरा दिखाओ बाय बैंक और फिर टू बैंक दिखा दो जो डिसऑनर हुआ 18, बात तो एक है, नेट में वो 732 ही बना, ठीक है। कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज भी जो एक्सेप्ट करे कस्टमर ने, जो हमने बिल ड्रॉ करे वो एक्सेप्ट करे, तो एंटी कहते हैं बी आर टू डेटर, तो डेटर तो कम हो गया ना, बाय बी आर 290, वो भी आ गया। और फिर आ गया डिस्काउंट अलाउड 1% है क्रेडिट सेल का, कह रहे जितने ही क्रेडिट सेल है उसका 1% डिस्काउंट अलाउड है, तो उतने से आपके कम हो जाते हैं, तो इसका 1% हो जाएगा, तो ये आपका 1280 का लिख देता हूँ 1%। तो फाइनली आपका बैड डेट बैलेंस वगैरह आ गया।
फाइनली आपका बैड डेट बैलेंसिंग फिगर आ गया 45,200, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आसान सा था, 5 मार्क्स का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। XYZ लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसने इशू करे 6,000 12% डिबेंचर्स 100 ईच वाले 5% डिस्काउंट पे 1 अप्रैल 21 को। इनका इंटरेस्ट हमें एनुअली ही देना होता है 31 मार्च को हर साल, तो साल में एक ही बार ब्याज देते हैं। डिबेंचर्स को रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2022। कहता है इशू करे 1 अप्रैल 2021 को, जो है उसको 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में 3 बार में आपको रिडीम करना है हर साल के एंड में, 1/3 करके। ठीक है ना, कंपनी ने इन्वेस्ट भी करा स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट डीआरआर इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी पड़ती है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के हिसाब से। 10% का डीआरआर बनता है और 15% की इन्वेस्टमेंट करते हैं वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह हमने करी है। ऑब्वियसली आपके पास अनलिस्टेड कंपनी है तो अदर देन वाली है आपके पास है, तो उसमें वो डीआरआर डीआरआई दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना, कहता है जो इंटायर लॉस था इशू का वो तो हमने फर्स्ट ईयर में बुक कर लिया था। हाँ, तो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा ना हमारा, डिस्काउंट पे इशू करे प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, तो वो कह रहा फर्स्ट ईयर ही राइट ऑफ कर दिया हमने, वो सारा फर्स्ट ईयर कर दिया। कह रहा है एंट्रीज मांग रहा है फॉर ऑल द 3 ईयर्स। ओ मतलब तीनों सालों की डालनी है स्टार्ट से एंड तक, इशू से लेके 3 साल तक खत्म करने तक। तो रेपिटेटिव होगी चाहे पहले साल की, उसके बाद रेपिटेशन आपको लगेगी, बट थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा जब आपने इशू करे तो चाहे आप एक एंट्री डाल दो तो तोड़ के डाल दो, तो बैंक में कितना आएगा सर, इशू किस पे करा, फेस वैल्यू 100 है, पर आज इशू किस पे करो 5% डिस्काउंट पे 95, और रिडम्पशन किस पे करनी है 10% फालतू है तो 110 पे। तो 6,000 डिबेंचर वैसे तो बैंक में कितना आया 6,000 इंटू 95। ठीक है जी, डिस्काउंट इसमें आ गया 6,000 इंटू 5 रुपये, एक बार के लिए डिस्काउंट 5 बना, और 2 डिबेंचर में जाना है। आप 2 में तोड़ के दिखा दो, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन फिर डिबेंचर एप्लीकेशन करते हुए वैसे दिखा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठे दिखाई हुई है। ये 6,000 इंटू 100 हो गया, और जो 10 रुपये प्रीमियम है वो हमें पता ही है अभी इशू के टाइम पे, तो वो क्या हो जाएगा लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम अडम्पशन, तो वो 10 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ ऐड हो गया, तो 90 हो गया, और वो 6,000 इंटू 10 यहाँ आ गया प्रीमियम अडम्पशन। तो ये आपकी एंट्री डल जाएगी अभी इशू के टाइम पे। ठीक है, अब हम उसी दिन क्या करेंगे अपना डीआरआर क्रिएट करके छोड़ देंगे पूरे पे, और डीआरआर कितना होता है आपका 10%, तो पीएनएल टू डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 60,000, तो 6 लाख की फेस वैल्यू है उसका 10%। हमने रिडम्पशन करनी हर साल के एंड में, तो जितना इतना रिडीम करते जाएंगे उतना उतना डीआरआर जर्नलिज्म में जाता जाएगा 1/3 के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट आपने एक ही बार सारी करके छोड़नी है कर सकते हो, वरना वैसे लीगली तो यही है कि भाई जिस साल रिडीम करने उस साल के फर्स्ट मंथ में 30 तारीख तक 30 अप्रैल तक एक तरीके से आपको 15% करनी होती है, तो हमने 1/3 करनी है, तो हमने 6 लाख का 1/3 कितना बना 2 लाख, हमने तो 2-2 लाख करके रिडीम कर रहे हैं ना, तो 2 लाख का 15% की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही करा जा रहा है, तो हर साल करी जाएगी डीआरआर इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अगर आप एक ही बार करके छोड़ देंगे ना बेटा, तो फिर आपको बार बार हर साल नहीं करनी पड़ेगी। हाँ बेचोगे तो उतने ही जितने रिडीम करने हैं, बेचेंगे 30-30 करके ही, हाँ जब लास्ट डे बेचेंगे रिडम्पशन से पहले, बट आप अपने पास इन्वेस्टमेंट टुकड़ों में करते चलो और बेचते जैसे चलो, या पूरी कर दो पर बिकेगी टुकड़ों में। ठीक है ना, ईयर एंड पे क्या होगा पीएनएल टू लॉस ऑन इशू पूरे का पूरा राइट ऑफ कर दिया, क्वेश्चन ने बोला है, वरना हम इसे क्या करते हैं आपके पास रेशियो में डिवाइड करते, क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा करके रिडीम कर रहे हैं, पर क्वेश्चन ने बोला है इंटायर लॉस इस साल राइट ऑफ कर दो। अच्छा इंटरेस्ट भी आएगा, यस इंटरेस्ट आएगा बेटा 6 लाख के ऊपर 12% इस साल का, तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 6 लाख का 12% 72। एक एंट्री जो यहाँ इंस्टीट्यूट ने नहीं डाली वो है पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, वो हर साल की ये वाली एंट्री नहीं डाली है, पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, भाई वो भी तो पीएनएल में जाएगा ना 72। अब हमने रिडम्पशन करनी है साल के लास्ट में, तो 1/3 अमाउंट कहाँ चला जाएगा, जो 60,000 का हमने बनाया था जितने रिडीम करेंगे 20,000 जर्नलिज्म में चला गया डीआर टू जर्नलिज्म रिडम्पशन पे। ठीक है जी,
इन्वेस्टमेंट बेचोगे बैंक टू DRR इन्वेस्टमेंट 30,000 की, भाई 2 लाख की रिडीम करने जा रहे हो, उसका 10% जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो बेच दी, और फिर रिडम्पशन करोगे तो डिबेंचर्स प्रीमियम रिडम्पशन टू बैंक 2 लाख, उसके ऊपर 10%, टोटल 220। सर बोलो बेटा सर 2 लाख कैसे है? अरे यार 6 लाख के फेस वैल्यू के थे, हर साल 1/3 कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा तो है ना 1/3 1/3, 3 बार में करेंगे, 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में, ठीक है ना। सर प्रीमियम रिडम्पशन कुछ करेंगे राइट ऑफ? नहीं, क्योंकि लॉस ऑन इशू में आ तो गया, वो तो हो ही गया। वो तो अगर सिर्फ आप क्वेश्चन में रिडम्पशन के एंट्रीज डालते हो, इशू पहले क्यों होते हैं, तो आप प्रीमियम रिडम्पशन बोलते हो कि अभी क्रिएट करा अभी राइट ऑफ करेंगे। यहाँ तो लॉस ऑन इशू राइट ऑफ हो तो गया, उसमें चला गया ना 60 का, तो लाइबिलिटी बना दी थी, अब तो बस पे करके खत्म कर रहे हो। आपने इसकी एंट्री को तोड़ के दिखाना है, ड्यू और पे वैसे दिखा दो, इंस्टीट्यूट ने इकट्ठे दिखा दे, वो इसलिए दिखा दे, कहता है कि थोड़ा टाइम बच जाएगा बच्चों का। तो ड्यू की अलग टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक करोगे तो 2 बार होगा, एंट्रीज बढ़ जाएगी क्योंकि 3 सालों की डालनी है। तो ये आपके पास में पहला साल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा फिर अगले साल आओगे, फिर इन्वेस्टमेंट करोगे, वही 2 लाख का 15%, जितने इस साल रिडीम करने हैं। इंटरेस्ट पे करोगे, अब इंटरेस्ट कितने पे करोगे सर? 6 लाख के थे, 6 लाख में से 2 लाख का रिडीम हो गए तो 4 लाख के रहेंगे ना डिबेंचर, 4 लाख का 12% साल का इंटरेस्ट, जो बचे रहेंगे उन्हीं को दोगे ना ब्याज तो, ठीक है। फिर DRR जर्नलिज्म में चला गया 20,000, इन्वेस्टमेंट बेच दी 30 की जो करी थी फर्स्ट डे, ठीक है। फिर वो रिडीम करने हो 12% डिबेंचर 2 लाख, रिडम्पशन टू बैंक, तो अब ये रिडीम हो गया, खत्म हो जाएगा। एक एंट्री कौन सी नहीं डाली इंस्टीट्यूट ने बेटा, इंटरेस्ट को PLL भेजने की, तो ये एंट्री आनी चाहिए थी, PLL टू डिबेंचर इंटरेस्ट 48, ये मिसिंग एंट्री, ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, खर्चा है PL में जाएगा। और फिर लास्ट ईयर फिर से वही हो जाएगा, DRR टू बैंक 2 लाख का 15% जो बची हुई है। या आप अगर एक ही बार फर्स्ट डे करके कर देते हो तो बार बार ना करनी पड़ती, जो सेल करते वो तो टुकड़ों में ही करते। फिर इंटरेस्ट आ गया, अब बचे हुए 2 लाख के ऊपर 12% जो बचे रह गए डिबेंचर। DRR जर्नलिज्म में जाके खत्म हो गया पूरा ही, तो ओवर हो गया 60 बनाया था 2020। इन्वेस्टमेंट बेच दी रिडम्पशन के समय 30, ये इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा? PL में, और डिबेंचर्स आपके क्या हो गए बेटा? रिडीम हो गए, डिबेंचर्स आपके क्या हो गए? रिडीम हो गए। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ हो जाती है। उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो लॉस है वो आपके पास ये टोटल लॉस 90 बना है, आपने इसे अलग अलग दिखाना था डिस्काउंट और लॉस, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो दोनों को ही आप इकट्ठे राइट ऑफ कर देते, ठीक है ना। और ये भी लिखा है कि जो इंटरेस्ट और रिडम्पशन की एंट्रीज है वो रूट थ्रू डिवेंचर होल्डर भी हो सकती थी, उस केस के अंदर में ऑब्वियसली क्या होता कि आप फिर एंट्रीज बढ़ के दिखती, ड्यू पे हमने सीधा ही पेमेंट कर दी क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज ज़्यादा थी पहले ही, ठीक है ना। तो वो सारी बातें आपके पास में लिखी हुई है, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। देन अगला जो बेटा क्वेश्चन आ रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है एक बार पर क्वेश्चन नंबर 6 जो आ रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर में अगर हम देखेंगे उसने क्या मांगा है, आपसे एंट्रीज मांग रहा है पी लिमिटेड की बुक्स में और बैंक अकाउंट मांग रहा है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो शेयर्स का क्वेश्चन है, पी लिमिटेड ने इशू करे 6 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला किस पे? 2 रुपये के प्रीमियम पे, तो 12 रुपये पे हो गया, जिसमें एप्लीकेशन पे आएंगे 3 रुपये, अलॉटमेंट में 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट है। तो बेटा क्या क्या हो गया? एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 विच इज 3 + 2, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, कितने बनेंगे सर? 12 रुपये पे इशू कर रहे थे, 12 में से दोनों में मिला के 8 रुपये बन गए, तो 4 पे बचे, 4 को आधा आधा कर दिया तो 2 और 2 हो गया, 4 को आधा आधा कर दिया, तो यही बोला ना 2 कॉल्स बराबर अमाउंट की। कहते हैं एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हमें वो 8 लाख शेयर की हुई, और प्रो राटा अलॉटमेंट हमने करी सभी एप्लीकेंट्स को। अच्छा, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी किसमें एडजस्ट होगी? अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी। ओके जी, प्रो राटा है, देखो सिंगल है सीधा ही हो जाएगा। देखो 8 लाख के पैसे आए 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे, आने चाहिए थे 6 लाख के जो बनते हैं, तो बाकी 2 लाख रुपीज 2 लाख शेयर्स पे जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट से एडजस्ट हो गए, क्योंकि अलॉटमेंट में वैसे ही बहुत अमाउंट ड्यू होना, तो सारे एडजस्ट होते हैं। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, कोई टेबल बनाने की लोड नहीं है, मतलब डायरेक्टली हो जाएगा।
तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में क्या हुआ, 8 लाख इंटू 3 रुपए, 24 लाख। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो ये 8 लाख इंटू 3 है। शेयर कैपिटल में कितना जा रहा है, 6 लाख इंटू 3, और जो 2 लाख एक्सेस आया वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, तो अलॉटमेंट पे 6 लाख रुपए कम आएंगे, बस बात खत्म हो गई। ठीक है ना। तो एक्सेस जो है क्या एडजस्ट हो सकता था, पूरा हो सकता था भाई। अलॉटमेंट में पता है कितने आ रहे हैं, 6 लाख शेयर्स पे 5 रुपए का 30 लाख, तो 6 लाख तो इजिली एडजस्ट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो अलॉटमेंट ड्यू कर ली, 6 लाख इंटू 5, 3 रुपए क्या कैपिटल में और 2 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए का प्रीमियम। तो अलॉटमेंट पे अब नॉर्मल कोर्स में कितने मिलेंगे सर, 30 में से 6 गए 24 लाख, 30 में से 6 गए 24 ही मिलने नॉर्मल कोर्स में, अनटिल अनलेस कोई फॉल्ट वगैरह हो। तो उसने क्या बोला, हरीश तुम इतने शेयर्स अलॉट करे, फेल टू पे बोथ कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। अरे ये तो ऐसा, अरे यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक हो गया। मजेदार तो तब होता है जब हरीश पैसे ना देता कौन सी स्टेज के अलॉटमेंट के, तो मुझे ध्यान देना पड़ता हरीश के खुद के कितने एडजस्ट हो रहे थे, यहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तो फिर कॉल के नहीं दे रहा भाई। तो अलॉटमेंट पे तो पूरे मिल रहे हैं, अलॉटमेंट में कितने मिलने थे, 30 थे, 30 में से 6 पहले ही आगे थे, तो 24 लाख मिल जाएंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 24 लाख। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 6 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 12 लाख। 1600 शेयर्स पे हरीश के मिले नहीं, और वो भी उसने आसान क्या रख दिया, अलॉटेड ही लिख दिया। यहाँ तो कुछ अप्लाइड लिख देता यार, कुछ तो हमें क्वेश्चन में करने देता है यार, कुछ भी नहीं करने दे रहा, बताओ क्वेश्चन नंबर को। तो ये मिलेंगे नहीं आपको 1600 शेयर्स पे, तो कॉलिन एरियर में चला गया, 1600 इंटू 2, इतने आने थे और इतने रिसीव हो गए, फिर वो बाकी शेयर्स पे बैंक में आ गया। या आप सीधा भी कर सकते थे, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल जितने मिले, मतलब डोंट यूज द कॉलिन एरियर अकाउंट। आप जोन सी एंट्री डालोगे फिर 4 फीचर के समय वही देखना पड़ेगा, क्या बिल्कुल डिट्टो एंट्री सेकंड कॉल की डलेगी, हाँ क्योंकि 2 रुपए की और उसी ने नहीं दी हरीश ने, तो बिल्कुल सेम एंट्री है। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल वही है 2 रुपए के हिसाब से, बैंक कॉल इन एरिया टू शेयर फाइनल कॉल, या फिर बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। और अब उसके मिस्टर हरीश के शेयर क्या करेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। अगर कॉल इन एरिया यूज किया तो कॉल इन एरिया रिवर्स करेंगे, अगर कॉल इन एरिया यूज नहीं किया तो रिस्पेक्टिव स्टेज का नाम लिखेंगे। तो शेयर कैपिटल 1600 शेयर्स पे पूरे 10 रुपए आ चुके हैं, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स होगा अलॉटमेंट का, नो, क्योंकि वो तो मिल गया, तो मिल गया तो वो रिवर्स नहीं होगा। टू कॉल इन एरियर 2 बन गए थे, एक बार 3200 फर्स्ट कॉल के, एक बार 3200 सेकंड कॉल में, जो नहीं मिले वो रिवर्स हो गया, और जो मिला वो कहाँ चला गया, शेयर फॉर फीचर में 9600 विच हेयर पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के विदाउट प्रीमियम, वो फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। या फिर अगर नाम यूज करते तो वो 1600 इंटू 2, 1600 इंटू 2 के हिसाब से नाम आ जाता भाई, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। सर दोनों हमने भी पेपर में और करके दिखाने, नहीं भाई आपको तो दोनों में से कह रहा कोई भी एक कर लो, आपकी मर्जी है। आप कॉलिन एरियर यूज करोगे तो कॉलिन एरियर वाली एंट्री आ जाएगी, नहीं यूज करोगे तो उसकी एंट्री आ जाएगी। सर आगे की एंट्री री इशू, अरे बोला ही नहीं री इशू करे, बोला ही नहीं, क्वेश्चन कहता है बस बात खत्म, यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर दो, एंट्री डालो। तो जब री इशू नहीं किए तो मैं कैपिटलिज्म की कहाँ डाल दूंगा, तो ये 15 नंबर तो इंस्टीट्यूट बांट रहा था, बांटे है भैया, बोनस नंबर है, क्या है बोनस नंबर है, बांटे हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या था पेपर का, लास्ट था डिफरेंशिएट कर दो बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो ये तो पता नहीं हम कितनी बार डिस्कस करते हैं अपने पास, किसमें, अपने इन्वेंटरीज के चैप्टर में। तो पीरियोडिक होता है फिजिकल काउंट, परपेचुअल होता है जहां आप रिकॉर्ड्स बनाते हो। अच्छा पिछले क्वेश्चन में बैंक काउंट भी था, तो बैंक काउंट बेटा बना के आपके पास सिंपली बैलेंस आ जाना था, जहां जहां पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह का, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी थी। अच्छा जी, पीरियोडिक और इन्वेंटरी सिस्टम परपेचुअल में, पीरियोडिक होता है फिजिकल काउंट, तो ये बेस्ड है किस पे, फिजिकल काउंट पे, फिजिकल वेरिफिकेशन। ये किस पे, बुक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हो, रिसीट इशू बैलेंस का करके पूरा एक स्टोर के बाहर एक पर्सन बैठा है जो पूरा हिसाब किताब रख रहा है, जब जब आया एंट्री रिसीट की, जब जब गया बाहर इशू की, बैलेंस पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। इसमें इंफॉर्मेशन देता है, इन्वेंट्री की निकालते हो आप, तो आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करी, इन्वेंट्री चेक करी, तो जो बच गया वो स्टॉक है, बाकी बिक गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट आपके पास आ जाता है। तो ये इन्वेंट्री निकालता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम रेजिडुअल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, परपेचुअल में हम पूरा रिकॉर्ड बना रहे, कब कब गया, पूरी एंट्री हुई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता किया, इन्वेंट्री बैलेंसिंग फिगर आ रही है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड से। तो ये कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन देता है, इसमें डिटरमिन करते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री बैलेंस फिगर होती है, ठीक है ना। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही लॉस आपके पास आ जाएगा,
अगर कोई चोरी हो गए गुड्स तो वो किस में जुड़े होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, क्योंकि हमने तो फिजिकल वेरिफिकेशन देखी तो वहां तो पड़ा नहीं सामान, तो मतलब वो सामान बिक गया। दूसरे में क्या है, हमने एंट्री डाली जो सामान गोडाउन से बाहर निकला, तो हमारे लिए वो गोडाउन में ही पड़ा है, तो इसलिए वो क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ है अगर कोई लॉस ऑफ गुड्स है, क्योंकि जो गुड्स सारे अनसोल्ड है वो इन्वेंट्री में है, ठीक है ना। इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है, आप हिसाब किताब रख ही नहीं सकते कौन कितना चोरी करके, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, आप तो जितना पड़ा है उसी मान लोगे स्टॉक, आप सब सही है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल पूरा एक्सरसाइज हो सकता है, क्योंकि आप क्या करोगे, किताबों में पूरा रिकॉर्ड डला हुआ है, तो आप चेक जब करवाओगे उसे फिजिकल से डिस्क्रिपेंसीज पता चलेगी, ठीक है ना। ये सिंपल है और लेस एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली इसमें कोई बंदा नहीं बिठाना, कोई खर्चा नहीं है ज़्यादा, ये ऑब्वियसली कॉस्टलियर है, पूरी ड्यूटी लग रही है स्टाफ की, कब कब एंट्री हो रही है, आ रहा है जा रहा है, पूरी एंट्री करोगे। इसमें क्लोजर करना पड़ेगा बिजनेस का काउंटिंग के लिए, ऑब्वियसली अगर काउंटिंग करनी है तो आपको एक बार के लिए बिजनेस रोकना पड़ेगा, कोई गोडाउन में स्टॉक नहीं आएगा, कोई गोडाउन से बाहर नहीं जाएगा, 2 4 5 10 दिन जितने दिन लगेंगे फिजिकल के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, बिना ऑपरेशन इफेक्ट की इन्वेंट्री निकल जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपका किताब ही बता रही है। हाँ, इसमें हर थोड़े थोड़े महीने बाद कुछ स्टॉक रैंडम बेसिस पे ले लेते हो, उसे हम इसलिए कंटिन्यूस स्टॉक चेकिंग भी बोल देते हैं, कि हर 2 महीने बाद मान लो कुछ स्टॉक की वेरिफिकेशन कर ली, जिसे एक बार भी नहीं कर रहे, सारा धंधा नहीं रुकेगा। मान लो 6 कमरे हैं तो हर 2 महीने बाद एक कमरे की स्टॉक वेरिफिकेशन हो रही है, ताकि किताबों से चेक भी होते जा रहा है और पता चलते जा रहा है, एम्प्लॉइज में भी डर रहेगा, हाँ भाई चेकिंग होती है, किताबों में भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है, चोरी नहीं करेंगे, तो वो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इसलिए वहां पॉसिबल होता है, इसलिए उस मेथड को परपेचुअल को कंटिन्यूस स्टॉक चेकिंग भी कहते हैं। एक बार सारा नहीं रोकना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके रैंडम बेसिस पे करा जाएगा। तो एनी 5 पॉइंट यू कैन मेंशन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, पॉपुलर है, 2-3 बार पहले भी आया हुआ है, इस बार भी आया, तो ये चीज़ थी बेटा। तो इसके साथ आपका पूरा पेपर डिस्कस हो जाता है, जो आपका सितंबर 24 का था। मैं फिर से बोलूँगा, आपके पास नीचे ही प्लेलिस्ट वगैरह का लिंक गिवन है, जिसमें सारे मैराथन वीडियोस है, थ्योरी वाले भी जितने क्वेश्चन है वो मैराथन के पार्ट 4 में कवर्ड है ऑलरेडी, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, और जो बेसिक्स के चैप्टर बाकी सारी मैराथन में सारे चैप्टर्स कवर्ड है। आरटीपीस की सारी वीडियोस, आपकी पीवाईक्यू पिछले वाली वीडियो, ये वाली, ये सारी उसी प्लेलिस्ट में गिवन है, जिससे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बच्चे अपने अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे, मेरी बेस्ट विशेस ब्लेसिंग तो हमेशा से आप लोगों के साथ में। एटलीस्ट आपका सितंबर 24 का जो पूरा पेपर था वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा इसके साथ ही। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय बाय।